अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार करिए। उसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, फर्स्ट हाफ यानी शो की शुरुआत हो चुकी है और आपको पता होता है कि शो की शुरुआत पे हमारी कोशिश होती है कि सबसे पहले आपको वेदर के हवाले से अपडेट किया जाए। कैसा रहेगा शहर फैसलाबाद का मौसम? औसम होगा या फिर आज गर्मी जनाब रोजाना की तरह पड़ेगी? और आपको वैसे भी पता होता है कि शहर फैसलाबाद के अंदर यूं महसूस होता है जब गर्मी पड़ी होती है कि शायद सूरज के थोड़ा सा ज्यादा ही करीब है ये शहर। अलबत्ता पिछले चंद दिनों से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है, बारिश के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी शहरी आस लगा के बैठे होते हैं शायद सुबह सुबह आके कोई सिटी 41 पे ऐसी खबर सुनने को मिल जाए जिससे पता चले कि मौसम जो है वो खुशगवार होने वाला है। कैसा रहेगा आज का मौसम देखेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर में। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी। मरियम से जानेंगे। जी मरियम, बताइएगा आज शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मौसम की अगर बात करें तो शहर का मतलब जो है वो आज अबरआलूद है, जबकि सूरज और बादलों के दरमियान आंख में झोली का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद में बढ़ती हुई गर्मी जो है वो भी फैसलाबादियों को जो है वो निढाल करी है, तो उसके साथ साथ हफ्तादा माहौल जो है वो भी फैसलाबादियों के लिए परेशान कुन है। अगर आज दर्जा हरारत की बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब जो है वो 65% है, जबकि हवाएं 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार चल रही है। हवा ना चलने के ही बराबर जो है वो कहा जा सकता है, क्योंकि अब ज़्यादा माहौल जो है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है, जबकि मौसम जो है इसी तरह से गर्म और खुश्क और इसके साथ साथ जो हवा में नमी का तनासब है वो भी बढ़ता चला जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मरियम, आप सूरत हाल से आगाह कर रही थी। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि सिटी 41 की हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि आपकी खुशियों में शामिल हुआ जाए। हम खुशियों में शामिल होने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम आपके इवेंट में मौजूद हो, बल्कि आप अपने इवेंट की वीडियो बना के हमें भेज देते हैं और हमारी कोशिश होती है अपने स्टूडियो से उसे एयर करने के साथ साथ आपसे नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात जो हैं वो आपके साथ शेयर की जाएं। आज एक बर्थडे वीडियो है हमारे पास और वो वीडियो है जनाब मोहम्मद काशिफ अली की, जो कि गालबन 11 साल के हो चुके हैं। उनकी बर्थडे की एक वीडियो आई है हमारे पास। कौन सी है वो वीडियो, आइए आपको दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ, आप को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। आपका शुक्रिया इसलिए कि आपने वीडियो भेजी, हमें अपने खास दिन पे याद रखा और हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं और नेक ख्वाहिशात हमेशा से आपके साथ है। अल्लाह ताला आपको इसी तरह फैलता फूलता रखे और बड़े हो के आप एक अच्छे इंसान तो बने ही बने, लेकिन इसके साथ साथ कोई ऐसे प्रोफेशन में जाएं जिससे इंसानियत की खिदमत भी कर सकें, और ना सिर्फ इंसानियत की खिदमत करें बल्कि इस तरह से करें कि आपके मुल्क का भी नाम रोशन हो, आपके वालिदैन का भी नाम रोशन हो और आप एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। तो हमारी बहुत सारी ढेरों ढेर दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, बर्थडेज भी दिखा दी, मौसम भी बता दिया, अब कुछ प्रोफेशनल डिस्कशन की तरफ जो है वो चलते हैं। आईटी का दौर है जनाब, आपको पता है हर चीज़ जो है वो कंप्यूटराइज्ड, डिजिटलाइज हो चुकी है हमारे माशरे के अंदर। सोशल मीडिया जब से आया है, ऊपर से 3G 4G इंटरनेट ने ऐसे कनेक्ट किया है पूरे वर्ल्ड को कि एक कह लें कि ग्लोबल विलेज जो है वो बन चुका है। किसी भी चीज़ की अब दूरी नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों को स्किप करके उसकी जगह जो है वो इंटरनेट ने ले लिए। अब एक दौर होता था, देखते थे कि ईद कार्ड्स भेजे जाते थे, मैसेजेस हाथ से लिख के भेजे जाते थे, खत्तो किताबत होती थी, लेकिन अब वो दौर जो है वो जाता हुआ बल्कि चला गया है। जाता क्या, मेरा नहीं ख्याल कि आज के दौर में कोई कार्ड जो है वो ईद के सेंड करता होगा। और यही नहीं बल्कि आईटी की फील्ड इतनी वास्ट हो चुकी है, आपने देखा होगा अक्सर जो बहुत सारे अकाउंट्स सोशल मीडिया के ऊपर बनाए जाते हैं ये फेक होते हैं। किस तरह से पता चलाया जा सकता है ये फेक अकाउंट्स कहाँ से बने, किसने बनाए और क्या मकसद था उसे इस्तेमाल करने का? यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लैपटॉप्स ऐसे होते हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए चीज़ों को बर्न कर दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक को, जिनके अंदर डाटा सेव होता है। अब हम उसको रिकवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर इसके साथ साथ हमने दीगर चीज़ें भी जो आईटी एक्सपर्ट हैं उनसे आज जानेंगे, क्योंकि आज हमने शो के अंदर बड़े ही ज़बरदस्त आईटी एक्सपर्ट्स हैं जिनको दावत दे रखी है। तारुफ में आपका करवा दूं जनाब, हमारे साथ कायनात रिजवान साहिबा जो है वो मौजूद होंगी। आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। आईटी एक्सपर्ट भी हैं और एथिकल हैकिंग, ये एक नया वर्ड है, हैकिंग तो आपने सुना होगा, एथिकल हैकिंग जो है
اس کے لیے ایکسپرٹ ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ایتھیکل ہیکنگ جو ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے, مقصد اس کا کیا ہوتا ہے, ایتھیکل ہیکنگ ہوتی کیا ہے. بہت ساری آڈینس جو اسپیشلی بس سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, آئی ٹی کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں, ہم کس طرح سے چیزوں کو جو ہے وہ ریکور کر سکتے ہیں یا پھر کہہ لیں کہ ہیکنگ سے روکا جا سکتا ہے, ہیکنگ ہوتی کیا ہے, ایتھیکل ہیکنگ کیا ہوتی ہے, تمام تر چیزیں آج جو ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. بہت سارے لوگ موبائل لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں لیکن ان چیزوں کا ان کو پتہ نہیں ہوتا, تو میں نے کہا چلیں یار آج کچھ اپنی پبلک کی نالج میں جو ہے اضافہ کرتے ہیں. کائنات, ویلکم ٹو دا شو. اور سب سے پہلے تو کائنات, یہ جو آپ نے ایتھیکل ہیکنگ کا ورڈ یوز کیا, یہ ایتھیکل ہیکنگ ہوتی کیا ہے؟ ایتھیکل ہیکنگ از بیسیکلی جسٹ لائک کہ ایک ہیکر ہے, اس کے ایک ایتھیکل ہیکر, نون بیڈ ہیٹ ہیکر جس کو ہم بیڈ ہیکر کہتے ہیں, ان کے ٹولز, ٹیکنیکس, نالج ہر چیز سیم ہوتی, صرف موٹیویشن کا فرق ہوتا ہے. چلیں یہاں پہ تھوڑا سا اسے نا ایڈیشن کرتے ہیں. سب سے پہلے سمپل ورڈز میں ہیکنگ بتا دیں, پھر اس کے بعد ایتھیکل ہیکنگ بتا دیجیے گا. ہیکنگ یہ ہے کہ ایک پرسن نے آپ کی اجازت کے بغیر, چاہے آپ کا موبائل کھولا ہے یا ریموٹلی اس نے کہیں بیٹھ کے آپ کے ڈیٹا کو سنف کیا, یہ ایک ہیکنگ ہے. اس نے آپ کی اجازت کے بغیر, آپ کے کنسنٹ کے بغیر یہ کام کیا, دس از ہیکنگ. اب ایتھیکل ہیکنگ یہ ہے کہ ایک ایتھیکل ہیکر بالکل وہی ہیکر ہوتا ہے, ٹولز ٹیکنیکس وہی یوز کرتا ہے, لیکن کمپنیز یا انڈیویجولز اس کو ہائر کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے. کانٹریکٹ سائن ہونے کے بعد آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم آپ کے سسٹم کے اندر, نیٹ ورک کے اندر جتنی بھی کوئی پرابلمس ہیں, ولنریبلٹیز ہیں, خامیاں, ہم ان کو ڈھونڈیں, آپ کو ایک رپورٹ جنریٹ کر کے دیتے ہیں اور آپ اپنی ڈیولپمنٹ ٹیم یا نیٹ ورکنگ ٹیم کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اس راؤٹر میں, اس کمپیوٹر میں یہ فلا ہے, اس کو ٹھیک کر لیں. سو دس از دا ایتھیکل ہیکنگ ایکچولی. ٹھیک ہے. آپ کیونکہ ایف آئی اے کے بھی اندر کام کر چکی ہیں اور ایز اے انٹرنی تھی غالباً آپ, مجھے یہ بتائیے گا کرمنل ایکٹیویٹیز کیسے کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کا اکاؤنٹ ہیک کر لیتے ہیں. میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت برمار لگی ہوتی ہے, خود ہی سٹیٹس لوگ لگا رہے ہوتے ہیں, میرے اکاؤنٹ سے آنے والے میسیجز کو اگنور کریں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, اور کچھ لوگ پیسے بھی مانگتے ہیں, اور یہ ہو چکا ہے. جی بالکل. آپ کا دیکھا جاتا ہے سب سے زیادہ ایکٹیویٹی لاگ میں چیٹ کس کے ساتھ ہے, اس سے جا کے پیسے مانگ لیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ پیسے دے بھی دیتا ہے, چلو میرا دوست ہے. اس طرح کے کیسز آتے ہیں آپ کے پاس؟ اس طرح کے بہت زیادہ آتے ہیں. سب سے زیادہ ہیکر کو جو ایک چیز چاہیے ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں یوزر ایگزیکیوشن. آپ کو کوئی لنک دے گا, جب تک آپ کو لنکس کا پتہ نہ چاہیے کہ آپ اینی ہی لنکس کو نہ اوپن کریں. آپ دیکھیں کہ لیجیمیٹ اگر کوئی لنکس ہیں انہی کو اوپن کریں. سپوز لنک کلک کر لیا ہے جی, اس کے بعد اسے سوئچ آف کر کے آن کیا جائے؟ اس کے اندر ایکچولی ڈفرنٹ وائرسز ہوتے ہیں, وہ اس نے امبیڈ کیے ہوتے ہیں. وہ آپ کے سسٹم کے اندر جتنا کچھ بھی آپ کے کی بورڈ کے اندر آلریڈی سیو ہوتا ہے, جب آپ ٹائپ کرتے ہیں یا آپ کی میموری میں سیو ہوتا ہے, وہ ان کو ریڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ آپ کی چیزوں کو ویری ڈینجرس. اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ سپوز کلک کر لیا, اب کلک کرنے کے بعد حل کیا ہے اس کا؟ کلک کرنے کے بعد یہ ہے کہ اس نے آپ پہ آلریڈی اس نے ڈلیوری کر دی ہے ویپن. ایکچولی ہم اسے ویپنائزیشن کا ورڈ کہتے ہیں. اس نے ایک ویپن بنایا ہوتا ہے اس لنک کے پیچھے, وہ ڈاؤن لوڈ ہو گیا, اس کے بعد اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے آپ کی چیز کے اوپر. لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ کوئی بھی لنک بغیر انڈرسٹینڈنگ زیادہ فارورڈ نہ کریں. آج کل بہت زیادہ یہ چیز چلتی ہے کہ کچھ لوگ نا, کچھ ویب سائٹس ہیں, وہ بچے نا وہاں پہ جا کے کوئز لکھتے ہیں اور شیئر کر دیتے ہیں کہ ڈو یو نو می ویل اور ناٹ. تو وہ سارے دوستوں کے ساتھ لنک شیئر ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ ویب سائٹ جو ہے ایکچولی ڈیٹا سنف کر رہی ہوتی ہے یوزرس کا واٹس ایپ کے اوپر, یا امیجز کے اندر اس طرح کے وائرسز امبیڈ ہوتے ہیں. یو مین ٹو سے کہ آپ کو کوئی واٹس ایپ کے اوپر لنک بھیجے اور وہ واٹس ایپ ہیک کر سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی. اوہ مائی گاڈ, یہ تو مجھے چیزیں پتہ ہی نہیں تھی. جناب ہمیں ابھی جوائن کیا ہمارے سینئر رپورٹر جہانگیر اشرف نے. جہانگیر صاحب ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو کے اندر. بڑی خطرناک چیزیں جہانگیر صاحب یہ بتا رہی ہیں. یہ تو میرا خیال ہے سوشل میڈیا ایک کمپلیٹ ڈیزاسٹر ہے, یہ اب سیف نہیں رہا. اچھا حنان, یہ ساری چیزیں واقعی سوشل میڈیا اور موبائل اور اینڈرائڈ اور ساری چیزیں جو جس کو ہم بہت سیکیور بھی سمجھتے ہیں, جس ایپ کو, وہ بھی سیکیور نہیں ہے. اب جیسے کہا جاتا ہے کہ انسٹاگرام یا اسنیپ چیٹ فلاں اس میں جی یہ جو انکرپشن ہے یہ صرف دھوکہ ہی ہے. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ فوری چیزیں ڈیلیٹ ہو جاتی. ایک دوست ہے وہ کہتے ہیں یار ڈیلیٹ وہاں سے ہو جاتی ہیں جو آپ کے اور میرے اینڈ پہ آ رہا ہے, لیکن بیک اینڈ پہ تو وہ چیزیں ڈیلیٹ نہیں ہوں گی. جو ایک بار سوشل میڈیا کا یا ایک بار موبائل میں تصویر بن گئی وہ کبھی ڈیلیٹ نہیں ہوگی, کسی نہ کسی جگہ وہ سیو پڑی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ڈیٹا ریٹریو کرنا اور اس کو بیک اپ لینا, یہ ساری چیزیں کہ موبائل خراب ہو گیا, ڈیٹا جیسے کمپنیز کی بات ہو رہی تھی تو ڈیٹا بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. ڈیٹا اب پوری دنیا ڈیٹا کے ارد گرد گھوم رہی ہے. جس طرح کووڈ میں آ کے ڈیٹا سائنس کی بات بہت زیادہ ہونے لگی, اور یہ سارا ہماری ہر چیز
وہ ڈیٹا کے اوپر ہے، ہمارے بجٹ، ہماری چیز. ابھی ریسنٹلی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری ہوئی، اس میں بھی ڈیٹا کی بات کی گئی. تو ڈیٹا جو ہے نا، یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں کسی بھی پرسن کے لیے، کسی بھی سوسائٹی کے لیے اور کسی بھی اسٹیٹ کے لیے. اچھا، اب انڈیویجول کی بات کریں تو ہمارا ڈیٹا ہمارے موبائلز ہیں، اس میں ہر چیز ہماری ہے، آفیشیل بھی ہیں، پرسنل بھی ہیں، سیکریٹس بھی ہیں، ساری چیزیں. تو ہم اپنی طرف سے تو جتنا کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. اچھا، لیکن کچھ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ کتنا کرنا ہے، کیا کرنا ہے اس کو سیکیور مزید کرنے کے لیے. اچھا، اس کے لیے یقینی طور پر ہمارے ہاں ٹریننگز نہیں ہیں، ہمارے ہاں انفارمیشن نہیں ہے لوگوں کو، ہمارے ہاں اویئرنیس نہیں ہے. جتنے مرضی قوانین بنا لیں، جب تک اویئرنیس نہیں ہوگی نا، ہمارے میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ سب سے زیادہ فلا یہی ہے کہ ہمارے ہاں انفارمیشن نہیں ہے. جو پولیٹیکل اویئرنیس تو ہے لوگوں کو، لیکن ہمارے ہاں سوشل اویئرنیس اور ہمارے ہاں سائبر سیکیورٹی کی اویئرنیس، ڈیجیٹل لٹریسی ایک ورڈ یوز ہوتا ہے. ہمارے ہاں ڈیجیٹل لٹریسی نہیں ہے. موبائل ہر بندے کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کو ہم ایجوکیشن کے لیے یا پرپسفلی کتنا یوز کرتے ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، اور سب کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں آن لائن ایجوکیشن فلاپ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس گیجٹ کو، موبائل کو ہم ایجوکیشن کے لیے یوز نہیں کرتے، ہمارے اویئرنیس اتنی نہیں ہے، اور ہم اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ لنک آتا ہے. اچھا، ہمارے ہاں مجھے ایک آیا کہ جناب فلاں برانڈ کی 25th اینیورسری ہے تو وہ آپ کو دے رہے ہیں. میں نے گوگل پہ پہلے سرچ کیا کہ اس برانڈ کو کتنا ٹائم ہوا ہے. اس کو ٹائم ہی ابھی 10 سال ہوئے تھے. اب جس برانڈ کو 10 سال ہوئے ہیں اس کی 25ویں اینیورسری ہو سکتی ہے، تو لیکن انہوں نے کروا دی. تو اس طرح کے وہ جو ہوتے ہیں نا، جیسے بات ہو رہی تھی کہ ابھی کہ چیزوں کو تھوڑا سا آپ انالیٹیکلی دیکھیں، اس کو جج کریں آیا کہ یہ پاسبل ہے نہیں. جیسے آپ کو مجھے پتا ہے ابھی ریسنٹلی واقعہ ہوا کہ ایک برانڈ نے سیل لگائی تھی، اس پہ لڑائی ہو گئی. تو ہمارے ہاں اس طرح کا اگر میسج آ جائے کسی فیمیل کو خاص کر، تو کیا اس کو اوپن نہیں کرے گی؟ تو یہ چیز ہے کہ ہم بغیر ریسرچ کے، بغیر تحقیق کے، بغیر سوچے سمجھے کی فیملیز کی پکچرز ہوتی ہیں موبائل کے اندر. اور ایک اور جو آج کل آپ کو پتا ہے کہ وہ جی ہم سے لون لیں، لون کے نام پہ اتنا فراڈ ہو رہا ہے کہ آپ کے ہر میسج میں، ہر موبائل میں وہ ایپ آ رہی ہے. آپ یوٹیوب پہ جائیں تو وہاں پہ گاڑی نکل آئی ہے، آپ کا 50,000 کیش نکل آیا. یہ سارا فراڈ ہی ہے. یہ سارے ایسے بیسیکلی یہ لالچ دیتے ہیں لوگوں کو. اب دیکھیں جی سالگرہ ہے اس پہ فری مل رہا ہے، فلاں جگہ پہ فری کے نام پہ نا ہم فوری وہ کہتے ہیں نا بکنے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ ہم اپنے آپ کو بیچ کے وہ فری والی آفر لے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنا ڈیٹا بیچ رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہم بیچ رہے ہیں، ہم فری کے نام پہ لٹ رہے ہیں. تو فری کے نام پہ لٹنے والی عوام بے شمار ہے. آپ کو پتا ہے کہ چاہے وہ ڈبل شاہ کی بات ہو یا ہمارے ہاں لالچ نا، وہ بری بلا، وہ صحیح کہتے ہیں لالچ بری بلا، لیکن ہم سب لالچی ہیں کہ ہم فوری ایک فری کے میسج میں نا اپنے ڈیٹا کو بیچ دیتے ہیں. اصل میں رولا پتہ کیا ہے جہانگیر صاحب، میرے خیال میں ہمارے ملک میں غربت اتنی ہو چکی ہے کہ وہ اندر کی بھوک مٹانے کے لیے نا کئی سال یہاں کی عوام کو کسی بڑے ہی پورا سائش ماحول میں زندگی گزارنے پہ یہ چیزیں جو ہے وہ نکلنی پڑے گی. اب جس وقت کو جس بندے کو 2 وقت کی کھانے کے لالے پڑے ہوتے ہیں، اس کو جب آپ لالچ دیں گے وہ کہے گا شاید میری قسمت نہیں. جس کے ہاتھ میں موبائل ہے اس میں نیٹ پیکج بھی لگا ہوا ہے نا، اس کو 2 وقت کے لالے نہیں ہیں. ہوتے ہیں، یقین جانیے ہوتے ہیں لوگ، میں نے ایسے دیکھے ہیں. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ رہ لیتے ہیں لیکن موبائل کا پیکج، یہ بیسیکلی مائنڈ سیٹ ایسا بن چکا ہے کہ ہم ارریلیونٹ چیزوں پر انویسٹ کرتے ہیں. ایک وہ باقاعدہ کسی بڑے ایک سوشل میڈیا پہ میں نے پڑھا تھا کہ جب آپ غیر متعلقہ چیزوں پہ خرچ کرنا شروع کر دیں گے نا تو آپ کی ضروریات ڈسٹرب ہوں گی. تو وہی بات ہے کہ ہماری اگر 2 وقت کی روٹی ڈسٹرب ہو رہی ہے کیونکہ ہم نے انویسٹمنٹ ارریلیونٹ موبائل اب جتنا مرضی مہنگا لیتے جائیں وہ آپ آسائش میں پڑ رہے ہیں، آپ اس کو لگژری میں جا رہے ہیں. یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت کے لیے بہت کم میں آپ کا مینج ہو سکتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس کو لگژری بنا کے اپنی بہت ساری ضرورتوں کو کل آؤٹ کر دیتے ہیں. اب خود اپنے ہاتھ سے اپنی ضرورتوں کا گلا گھونٹتے ہیں کیونکہ ہم آسائشوں میں پڑ جاتے ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ نے ضرورتوں کا وعدہ کیا ہے کہ آپ کی ضرورتیں انسان کی پوری ہوں گی، لیکن آسائشوں کا وعدہ نہیں کیا. لیکن ہم آسائشوں میں پڑھ کے اپنی ضرورتوں کو خود کل کرتے ہیں. مطلب میرا یہ بلیو ہے کہ ہم جب آسائشوں میں پڑھتے ہیں تو ہماری بہت ساری ضرورتیں ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہیں. تو آج کل جو ہم رونا روتے ہیں نا کہ ہمارے ایکسپینس بڑھ گئے، بیسیکلی ہر چیز مینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، مینج نہیں کر پاتے ہم. پریورٹائز
दूसरी चीजों को कर देते हम हैं, जरूरी चीजों को छोड़ के necessary नहीं आसाइशों में होती। पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी दोनों चीजें डिस्टर्ब होती हैं। लें जी, फिर हैकिंग के ऊपर आ जाते हैं। जरा मुझे बताइएगा कितनी खतरनाक किस्म की हैकिंग्स हो सकती हैं और किस किस तरीके से लोग करते हैं, अकाउंट्स के मामले में, व्हाट्सएप के मामले में, और ये जो वर्ड होता है एंड टू एंड इंक्रिप्टेड, तो ये तो फिर मेरा ख्याल है धोखाधड़ी वाली लाइन है। अगर हम बात करें ना कि किस हद तक हैकिंग हो सकती है, तो एक वर्ड बड़ा मशहूर है कोल्ड वॉर का। दुनिया में चल ही ये रहा है अभी। चल ही ये रहा है। तो दुनिया में कोई भी सॉफ्टवेयर 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, 100% फ्लॉलेस। खुदा की बनाई हुई चीज फ्लॉलेस हो सकती है, इंसान की बनाई हुई नहीं। ग्लिच कहीं ना कहीं जरूर है। कहीं ना कहीं ग्लिच है, और जिस हैकर ने कहीं ना कहीं कोई ग्लिच ढूंढ लिया, चाहे वो कोई कंट्री हो, कोई स्टेट हो, कोई भी अदारा हो, इफ दे फाइंड अ ग्लिच दे गोना अटैक इट। और ये चीज दुनिया में, ये मिथ है कि आपका 100% ही हर चीज है, या कोई डेवलप्ड कंट्रीज हैं दे आर 100% सिक्योर। देयर विल बी अ ग्लिच इन एनी सिस्टम इन द वर्ल्ड, बट ये है कि हम उसको अवेयरनेस की तरफ ज्यादा, बाहर डेवलप्ड कंट्रीज बेहतर क्यों है राइट नाउ, बिकॉज उनकी कम्युनिटी, उनकी आवाम में अवेयरनेस है, उनको ट्रेनिंग्स हैं, उनको स्कूल में पढ़ाया जाता है, उनको ये चीजें समझाई जाती हैं। सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू एम्बेड इन आवर सोसाइटी, क्योंकि जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी हमारी सोसाइटी में, बच्चों में, लोगों में, बुजुर्गों में, वी विल सेव आवर सेल्फ, तो ये बेहतर हो जाएगा हमारे। कायनात, मुझे ये डिजिटल करेंसी के हवाले से बताइएगा। जी। कहा जाता है ये ब्लॉकचेन, अगर आपने थोड़ा बहुत इसे रीड किया, ब्लॉकचेन जो प्रोसेस है जी। या डिजिटल करेंसी जिसमें बिटकॉइन और बहुत सारी और भी करेंसीज हैं, जी। इज दैट सेफ कि आपके पैसे जैसे डकैती के जरिए यहाँ पे चुराए जाते हैं, डिजिटल करेंसी भी चुराई जाती है? एक्चुअली इसकी थोड़ी टेक्नोलॉजी ये है कि इसमें टोकन्स जनरेट होते हैं, और टोकन्स जो है डिफरेंट नोड्स पे सेंड किए जाते हैं। मतलब अगर एक नोड है, आपका एक नोड है, एक कंप्यूटर है, तो वो डिफरेंट जितने एरिया में नोड्स हैं उनको एक मैसेज जनरेट करता है। अगर मैं इजी वर्ड्स में कहूँ कि मैं ये ट्रांजैक्शन फलाने बंदे को करने लगा हूँ, तो एक एक कॉपी तमाम उस नेटवर्क में बैठे हुए नोड्स के पास एक तरह की कॉपी चली जाती है, तो उसमें इतना ज्यादा फ्रॉड का इशू नहीं है। लेकिन ब्लॉकचेन इज एक्चुअली नॉट माय पैराडाइम, क्योंकि उसको मैं इतना स्टडी। लेकिन यहाँ पे मैं अपनी ऑडियंस को जो है मुखातिब करना चाहता हूँ, आप लोग स्क्रीन के ऊपर नंबर देखें, सोशल मीडिया से रिलेटेड, हैकिंग से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चंस आईटी से रिलेटेड जो है आप हमारे साथ कर सकते हैं, हमारे शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू कॉल, और कॉल करके हमारे शो में जो है वो शामिल हो सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपके जितने भी सवाल होंगे उनका एक्यूरेट आंसर जो है वो देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ कायनात रिजवान मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। कायनात, क्योंकि आप FIA के अंदर भी इंटर्नशिप कर चुकी हैं, किस तरह के केसेस आते थे वहां पे खवातीन से रिलेटेड? खास तौर पे हमें बताएं, बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं उनको आजकल। मोस्टली ये चीज होती है कि आप अपना डाटा बहुत ओवर शेयर कर देते हैं इंटरनेट पे, आप अपनी पिक्चर्स बहुत ओवर शेयर कर देते हैं, आप कहाँ खा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप ये चीजें बहुत ज्यादा शेयर कर देते हैं। एक क्राइम होता है साइबर स्टॉकिंग का, लोग जो क्रिमिनल एंटिटीज हैं वो आपका पीछा करती हैं, आपको नोट करती हैं। ऑब्वियसली आप अपना खुद डाटा दे रहे हैं, मैं इस टाइम कहाँ जा रही हूँ या क्या कर रही हूँ। दूसरा, यू ट्रस्ट, एज अ फीमेल वी ट्रस्ट अ लॉट, तो हम अपना पर्सनल डाटा ऑनलाइन फ्रेंडशिप्स में बहुत ज्यादा चल जाती। कुछ मर्द हजरात औरतें बन के आपके साथ बात कर रहे होते हैं, फॉरेनर्स बन के आपके साथ बात कर रहे होते हैं, दोस्त बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं। आप क्या करती हैं, अपनी पिक्चर शेयर करेंगे, करें, आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं उनके साथ, एंड देन यू गेट ब्लैकमेल्ड एंड स्टफ। तो ये चीज है कि आप ये ना समझें कि हम ब्लैकमेल होंगे या हम डर जाएं। इस तरह के लोगों को एक्चुअली जो उनकी डिमांड होती है या वो जो चाहते हैं वो आपको डराना चाहते हैं। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो भी जाती है, नेवर फियर अबाउट इट। पाकिस्तान में ऐसे कानून हैं, ऐसी चीजें हैं, FIA के अंदर पीका का 2016 का एक्ट है जिसमें प्रॉपर इन चीजों की सजाएं हैं। तो यू शुड गो टू देम, और आपको एक्चुअली अवेयर होना चाहिए कि आप अपना डाटा, जब तक आप किसी पर्सन को फेस टू फेस नहीं जानते तब तक उसके साथ चैटिंग ना करें। ये चीज बिल्कुल ठीक कहा आपने। और समटाइम्स आप जिसको फेस टू फेस जानते हैं, हो सकता है कि उनको यूज करते हुए भी कोई आपसे बात कर रहा हो, तो इट्स वेरी डेंजरस। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, खवातीन के राइट्स के हवाले से भी बता दें कि अगर कोई इस तरह का अकाउंट कोई बनाता है जी, हमें सोशल एक्ट के तहत क्या उस पर कार्रवाई कर सकते हैं? उसके ऊपर प्रॉपर आप अपना जितना भी उसने आपको कोई मैसेजेस किए उनके स्क्रीनशॉट्स लें, आप FIA जाएं, उनको कंप्लेन दर्ज करवाएं, एंड देयर आर लाइक
minimum punishment is 5 years and there is like 1 million की आपको उस बंदे को जुर्माना पड़ेगा, प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा, उसको पकड़ा जाएगा, उसका IP ट्रैक किया जाएगा। अच्छा, आजकल एक और चीज है, बच्चियों को इस चीज पे बड़ा ब्लैकमेल किया जाता है कि आपकी वीडियो मेरे पास है, एक्चुअली मैं ये कर दूंगा, मैं अपलोड कर दूंगा। मार्केट में ना AI आ गया डीफेक क्या करता है कि अगर मैं और आप बैठे हैं, हमारी पिक्चर को राइट नाउ कोई कॉट करके किसी और के ऊपर लगा के तो कुछ का कुछ भी बनाया जा सकता है। अब AI के ऊपर ये चीज बहुत आ गई है कि डीफेक वीडियो ये पिछले दिनों आप देख रहे थे कि ऋतिक का फेस किसी पे लगाया हुआ था, फिर ये माधुरी दीक्षित की कुछ वीडियोस आई, ठीक है ना, तो ये लगता यूं ही है कि अगला बंदा ही है। एग्जैक्टली। और पहले भी था ये, लेकिन अब तो इतना एक्यूरेट इसको कर दिया गया है, आप जज ही नहीं कर सकते कि कौन शख्स है, कौन नहीं। अब इसके लिए राइट ना एल्गोरिदम्स के ऊपर कुछ जो अदारे हैं दुनिया में काम कर रहे हैं, जो इस चीज को डिटेक्शन की तरफ लाना चाह रहे हैं। राइट नाउ मैं नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हूँ, हमारे ही स्टूडेंट्स ने डीफेक को डिटेक्ट करने के लिए एक एल्गोरिदम डिजाइन किया कि वो एक्चुअली वीडियो पिक्चर में से देख सकते हैं कि ये पिक्चर किसी की डीफेक्ड है या ये रियल पर्सन की एक्चुअल इमेज है, तो उसके ऊपर उन्होंने एल्गोरिदम डिजाइन किया था। लेकिन मेरी फिर बात वहीं पे होगी कि जब तक वो एल्गोरिथम यूज किया जाएगा, पब्लिक को कोई सेलिब्रिटी के साथ कोई ऐसा कर दिया जाता बिल्कुल, लेकिन उसकी वीडियो या पिक्चर बना के जो है वो लगा दी जाती है, तो मेरा ख्याल है कि उससे जितनी देर तक हम रिकवर करेंगे वो तजलील तो हो चुकी होगी माशरे के अंदर। जहांगीर साहब, ये बहुत डेंजरस चीज है। हनान, रिसेंटली ज़रिया यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के DSA के हवाले से ना कुछ स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे वायरल है आजकल, तकरीबन 1-2 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन वो फेक हैं। उन्होंने बाकायदा पूरे हाल में लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन वजाहतें दी उन स्क्रीनशॉट की कि ये स्क्रीनशॉट फेक हैं, और खुद DSA ने वजाहतें दी उसकी। तो आजकल ये बहुत आसान है किसी को भी बदनाम करने के लिए, आप फेक कोई भी पिक्चर बनाएं, फेक कोई भी चैट बना लें और उसको वायरल कर दें। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हम सैटेलाइट चैनल पे इस वक्त बैठे हैं तो हमारी क्रेडिबिलिटी है कि लोग ये हम किसी भी चीज को जब ऑनर करते हैं तो उसको वेरीफाई करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे अलमिया ये है कि हमें सोशल मीडिया के हवाले से कोई पॉलिसी, कोई कानून ऐसा नहीं है कि वहां पर हर बंदा शेयर कर रहा है लेकिन कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कोई उसकी तस्दीक नहीं करता, कोई उसको बगैर वो सुनी सुनाई बातों को आगे से आगे और वो इतना फैल जाती हैं कि वो लगने लगती है कि वो सच है। वो कहते हैं ना कि झूठ इतना बोलो कि वो सच लगने लगे। तो ऐसा ही इस तरह हो रहा है ब्लैकमेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर तो बंदा डर गया, ये यहाँ पे मैं एक और सवाल आपसे करना है, ये जो हैशटैग्स चलाते हैं 10-10 हज़ार अकाउंट इकट्ठे चला के ट्रेंड बना देते हैं, तो ये गवर्नमेंट की कैसे गुमराह किया जा रहा है? गवर्नमेंट की वीकनेस है। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से कोई पॉलिसी नहीं है कि जिसका मुंह वो कहते हैं ना मुंह उठा के जो दिल करे वो सोशल मीडिया पे। हमारे साथ एक कॉल भी है, कॉलर ले लेते हैं कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम जी, कौन सा बात कर रहे हो और कहाँ से? जी, मोहम्मद आसिफ बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि, और खासकर जहांगीर और मैम कायनात रिजवाना है कि जो इस वक्त जो मौजूदा इस मौजू की जरूरत है उस मौजू का आपने इंतखाब किया। जी, पेरेंट्स के लिए इसके बेनिफिशियरी पेरेंट्स ही हैं। तो मैं जी मेरा सवाल ये होगा कि जो बेसिक हमारे जो हम कॉलेज में पढ़ते थे तो उस वक्त ट्यूटर होता था, वो ट्यूटर हमारा टीचर नहीं होता था, वो 20 से 30 बच्चों को काउंसलिंग करता रहता था हर वक्त, यानी कि उसकी वीकली या 3 दिनों के बाद उसकी बाकायदा एक लेक्चर होता था, वो इकट्ठे करता था स्टूडेंट को और वो जमाने के हवाले से जो भी वो मालूमात देता था, बच्चों को कैरियर काउंसलिंग भी करता था। तो मेरा सवाल ये है कि क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, तो अब हमारे बच्चे आपको पता है इस चीज के बगैर रह भी नहीं सकते। स्कूलों के अंदर आपको पता है बच्चों को होमवर्क आ रहा है, वो भी व्हाट्सएप ग्रुप की शक्ल में आ रहा है, यानी कि प्राइमरी के बच्चे भी उनके व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं। उसके बाद आप कॉलेज में चले जाते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी के चले जाते हैं। हमें रहना इसी के साथ है। सवाल मेरा ये है, क्या स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पे बच्चों की आगाही के लिए, स्टूडेंट की आगाही के लिए और साथ साथ जो उनके पेरेंट्स हैं उनकी आगाही के लिए अदारे क्या कर रहे हैं? जो मुतलका हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनके जो कंपेन तो चलाई जाती है एडमिशन के लिए, हर काम के लिए कंपेन चलाते हैं जो उसके अपने बेनिफिट होते हैं। क्या इस काम के लिए जिससे बेनिफिशियरी पेरेंट्स है, बजाय कि कल हम परेशान हों तो उस परेशान यानी साना से पहले ऐसे इकदाम लिए जाते हैं, उसकी अवेयरनेस के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया आसिफ साहब कॉल करने का, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन किया। जहांगीर साहब,
اس میں آپ کی ہیلپ چاہتا ہوں کہ ادارے کیا کر رہے ہیں. بالکل بات ان کی ٹھیک ہے. ادارے چاہے وہ تعلیمی ادارے ہوں یا FIA ہو یا اویئرنیس پر کوئی کام نہیں ہو رہا. یہ سب سے بڑا المیہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈینگی پر تو اویئرنیس بہت زیادہ ہو چکی ہے اور ابھی بھی ٹیچر کو کہا جاتا ہے کہ آپ صفائی کریں, اس کی تصویر بنا کے موبائل اپلیکیشن تک بنا دی کہ اس میں اپلوڈ کریں. لیکن المیہ یہ ہے کہ بچے جہاں خراب ہو رہے ہیں, ہماری یونیورسٹیز میں ایشوز کی بھرمار ہے کہ بلیک میلنگ کے حوالے سے, فیمیل اسٹوڈنٹس کے حوالے سے. بہاولپور یونیورسٹی کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا ریسنٹلی جو آیا, وہ بھی سائبر سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ ویڈیوز بنانا, بلیک میلنگ کرنا اور بچوں کو کرنا. تو ہمارے ہاں اویئرنیس نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو بھی بات بتا رہی تھی کائنات کہ کیا ہوتا ہے کہ ڈر کی وجہ سے بہت ساری کمپلینٹس وہ پہنچتی نہیں آگے تک, متعلقہ فورم تک. اور بلیک میل وہی ہوتا ہے جو ڈر جاتا ہے. بیسیکلی ڈر جو ہے نا وہ بچوں میں ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ سے ایک مسٹیک ہو گئی, اٹس اوکے, لیکن اس کو چھپانے کی بجائے اپنے کسی بڑے کو اعتماد میں لیں, اپنے کسی ریلیونٹ فورم پر اس کی بات کریں. آپ کے اسکول میں ایون کوئی نہ کوئی ٹیچر ایسا ہوگا جس پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. آپ کے اسکول میں اگر نہیں ہے, آپ اپنے گھر میں اپنے پیرنٹ میں سے کسی کے ساتھ اس کو شیئر کریں. لیکن ہمارے ہاں بالخصوص فیمیل یہ ایک ڈر ہوتا ہے کہ میں اگر یہ بات بتا دی گھر میں تو میری ایجوکیشن روک دی جائے گی, میرے رستے بند کر دیے جائیں گے, مجھے گھر پہ بٹھا لیا جائے گا. یہ ڈر ہی اس کو آگے سے آگے بلیک میل کرواتا ہے. اور اس میں یہ ہمارے ہاں جو اداروں میں بلیک میلنگ وہ یہ ہے کہ میری ڈگری, میرا CGPA, میرے مارکس یہ سفر ہو سکتے ہیں. تو یہ ڈر جب تک اسلامیہ یونیورسٹی کا بھی کیس جو ہے تو یہ سارا یہ ڈر سے متعلق ہے کہ ایک ڈر اگر آپ نکال دیں تو آپ کبھی بلیک میل نہیں ہوں گے. آپ غلطی ہوگی. یہاں پہ سوال میرا یہ ہے کہ جیسے when I was doing my BS تو یونیورسٹی کی طرف سے ایک انیشیٹو لیا گیا تھا کہ ہفتے میں ایک کلاس ایسی ہوگی جس میں آپ کو آپ کا جو سلیبس ہوگا وہ نہیں پڑھایا جائے گا, رینڈملی مختلف سٹوڈنٹس کو کر دیا جاتا تھا, ایک مکس کر کے پوری یونیورسٹی کی ایک ڈفرینٹ کلاسز بنا دی جاتی, مختلف پروفیسرز وہاں پہ. اب اس کے اندر وہ کہتے تھے کریٹیو آئیڈیاز, کوئی اویئرنیس یا پھر انفارمیشن والی چیز جو ہے وہ ڈسکس کرنی اسٹوڈنٹس ہی کرتے تھے. اب وہ بند کر دیا گیا ہے. اب اس کو دوبارہ شروع کر کے ہم سوشل میڈیا کے اوپر اویئرنیس جس طرح سٹارٹ میں اگر آپ بات کریں بزم ادب کے نام سے ایک ہوتا تھا اسکول میں, کالج میں, کہ آپ اسمبلی کے دوران ہی کوئی 10-15 منٹ دے دیتے تھے کہ بچے کوئی نہ کوئی اپنی ایکٹیویٹیز اس کو شیئر کریں, جس میں چاہے وہ نعت تلاوت کرے, کوئی شعر سنا دے, کوئی گانا سنا دے, کچھ بھی کر دے, کہ بچے تھوڑا سا ایکسپریسو ہوں. اچھا ہمارے ہاں جو ادارے ہیں اور ٹیچر ہے ان کا فوکس صرف یہی ہے کہ بچوں کو یہ سلیبس کور کروا دیں, نصاب کور کروا دیں, یہ کتاب پڑھا دیں, اس نے 100 میں سے 100 نمبر ہی لینے. اتنا مشین بنا دیا ہم نے بچے کو کہ اس کو اس سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. جی میں نے یہ سارے پرابلمز جب دیکھے, اوبیسلی میں PhD کر رہی ہوں سائبر سیکیورٹی میں, اور یہ سارا کچھ جب میں نے پڑھایا بھی اور سارا دیکھا کہ ہمارا یہ چیز لیک کرتی ہے, تو میں نے اپنی کمپنی لانچ کی کائری سائبر ٹیکنالوجیز کے نام سے, جس میں ہم اویئرنیس اور ٹریننگز اور کورسز دے رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو, پیرنٹس کو, انڈسٹریز کو, کہ وہ آئیں اپنے امپلائیز کو ہمارے پاس بھیجیں, ہم ان کو ٹرین کریں, ہم انہیں اویئر کریں. میں پینیٹریشن ٹیسٹنگ, سائبر ڈیفنس اسٹریٹجیز, ڈیجیٹل فورینزک, سائبر سیکیورٹی مینجمنٹ, ایسے کورسز آفر کروا رہے ہیں تاکہ بچے, پیرنٹس یا ہمارے معاشرے میں جتنے بھی کمیونٹی میں لوگ ہیں ایکچولی وہ ان چیزوں کو لرن کر سکیں. تو آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیو دیم اے پلیٹ فارم کہ وہ لوگ آئیں اور اس چیز کو ضرور سیکھیں. یہ بڑی اچھی چیز ہے جی. اویئرنیس سیشنز جو ہیں وہ یونیورسٹیز کے اندر, اسکولز کے اندر ہی ہونے چاہیے. اور اب تو صورتحال کچھ ایسی ہو چکی ہے جیسے کووڈ کے اندر آپ نے دیکھا کہ کمبائن کلاسز ویڈیو کے اوپر ہوتی ہیں, اسکائپ کے اوپر ہوتے ہیں, لنکس تو تب بھی بھیجے جاتے ہیں آپ کو. اگر ان لنکس کو نہ کلک کیا جائے تو ہم کس طرح سے شیور کر سکتے ہیں کہ یار یہ لنک جو آ رہا ہے یہ سیف ہے بھی یا نہیں ہے. اور یہ بڑی ڈینجرس چیز انہوں نے بتائی کہ جیسے ہی آپ لنک کو کلک کرتے ہیں ساتھ ہی آپ کے موبائل کی کمپلیٹ ایکسیس جو ہے ان لوگوں کے پاس چلے جاتی ہے. ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. کائنات رضوان ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. کائنات, اب اپنا ڈیٹا چاہے وہ فون میں ہو, لیپ ٹاپ میں ہو یا پھر آپ کی IDs کے اوپر موجود ہو, اس کو کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے اور فوکسڈ کیسے رہنا ہے کہ کن کن چیزوں سے بچنا ہے؟ میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں, بہت ساری آڈینس جو ہمیں اس وقت ٹی وی پہ دیکھ رہی ہے ان کو ایتھیکل وے میں کس طرح سے سوشل میڈیا اور ایپس کا یوز کرنا چاہیے جس سے وہ بچ سکیں. دیکھیں, اگر آپ اپنی پکچرز اپلوڈ کر رہے ہیں تو بہت
लिमिटेड वे में अपलोड करें, ठीक है। दूसरा, हर चीज शेयर करने की जरूरत नहीं है कि राइट नाउ आई एम डूइंग दिस एंड दैट, वो ना करें। आप थोड़ी देर बाद भी यही तो सवाल है मेरा, ब्लॉगर्स क्या करें फिर? उनका तो पैसा ही वहां से आता है सारा कंटेंट। बस वो उनका इनकम का वे ही वो है, लेकिन मैं उस चीज को इतना प्रेफर नहीं करती फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस, क्योंकि जब आप अपना इतना कुछ ओपन कर देंगे, यू आर एक्चुअली गिविंग देम द एज कि आपकी सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। तो यू हैव टू बी वेरी प्रोफाउंड अबाउट दैट। दूसरी चीज, आप अपना इमेजेस, अपनी चीजों को बैकअप रखें, ठीक है। अपने मोबाइल में अच्छे एंटीवायरसेस को रखें, VPNs वगैरह। आप अगर कोई इस तरह की चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप अपना जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है आपके पास, एयरटेल या कोई भी कंपनी है, तो आप उनको कहें कि वो आपको VPN, ऑथराइज्ड VPN या इस तरह की चीज़ आपको प्रोवाइड करें। और इस तरह के एप्लीकेशंस बिल्कुल डाउनलोड ना करें। मैंने कुछ ऐसी एप्लीकेशंस देखी हैं लोगों के मोबाइल्स में, होता कैलकुलेटर है, इट्स आस्किंग फॉर योर कैमरा परमिशन एंड योर लोकेशन। वाई अ कैलकुलेटर नीड्स दैट परमिशन? आप अपने मोबाइल में जाएं, देखें उसके अंदर एप्लीकेशन परमिशंस हैं, देखें कौन सा ऐप आपकी कौन सी परमिशंस ले रहा है, उसको बंद करें। स्नैपचैट पे आपको जरूरत नहीं है दुनिया को बताने को कि आप पाकिस्तान में रहते हैं। स्नैपचैट बट डेंजरस चीज है, मतलब आप उसके ऊपर मुकम्मल आपकी लोकेशन आ रही होती है और लोकेशन बेस्ड सर्विसेज दे रहा होता है। अब कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, वो स्नैपचैट विदाउट फेस रिकग्निशन नहीं बनाने देते। मतलब विदाउट फेस रिकग्निशन जब तक आप रजिस्टर नहीं होते आपका स्नैपचैट नहीं बन सकता। पाकिस्तान में यू जस्ट नीड एन ईमेल एंड अ पासवर्ड एंड योर स्नैपचैट इज क्रिएटेड। आप 10 बना लें स्नैपचैट। तो ये चीज़ है, हमें इस तरह के थोड़े से फॉरम्स, थोड़े से इस तरह की मेजर्स लेने पड़ेंगे। और अपने मोबाइल फोन्स को चेक करें, एप्लीकेशंस में जाएं, देखें कौन कौन से एप्लीकेशन कौन सी परमिशन ले रहा है, और देखें कि क्या इसकी परमिशन लेना बनती भी है कि नहीं बनती राइट नाउ। तो ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए। बाकी अच्छे एंटीवायरस रखें तो बाकी आप लोगों का डाटा सेव। और किस तरह की शिकायत आपको मौसूल होती हैं FIA के अंदर जब आप काम कर रहे हैं? FIA के अंदर ज़्यादातर हमें ये होता था कि लोगों के साथ फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस हो जाते थे, लोगों का डाटा, लोग खुद पर्पसफुली अपना डाटा, अपनी वीडियो शेयर कर देते थे। जब आप एक पर्सन के साथ, आपको ये कोशिश रखनी चाहिए कि आप अपना कोई पर्सन, देखिए दुनिया में इस टाइम मैं अगर मानूँ तो दुनिया में पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ और कीमती चीज़ है आपका डाटा, आपका फिंगरप्रिंट, आपका फेस, आपका सारा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इन चीज़ों को काइंडली, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, अपनी चीज़ों को शेयर ना करें किसी भी पर्सन के साथ। नो डाउट दैट पर्सन इज हाउ मच ट्रस्टवर्दी, लेकिन इवन के एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड्स भी एक दूसरे को इन चीज़ों पे ब्लैकमेल तक उतर आते हैं। शर है वो कोई भी इंसान फैला सकता है, लेकिन द थिंग इज कि यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि हाँ भाई हम होटल्स में जा रहे हैं हमारे, अच्छा फॉर एग्जाम्पल ऐसा है कि कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि दे हैव सीक्रेट कैमराज एम्बेडेड, तो यू हैव टू चेक विद योर मोबाइल फोन्स कि हाँ भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे सिग्नल फोन के ड्रॉप हो रहे हैं। इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखें, ये अवेयरनेस आपको होगी तो आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। अच्छा, यानी ऐसे कैमरास के अंदर इंस्टॉल किए जा सकते हैं ऐप्स के जरिए कि आप चेक कर सकें इर्द गिर्द के हिडन कैमरा जो है वो किस तरह से चेक किया जाता है? आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें, एक्चुअली वी आर द प्रोडक्ट फॉर देम। हम उनको अपना डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं टू ट्रेन देयर एल्गोरिदम्स, टू ट्रेन देयर थिंग्स। आप लिटरली बात करेंगे ना, आपके इंस्टाग्राम पे वो ऐड आना शुरू हो जाएगा। आप कोई बात करें शू की, कपड़े की, आपको वो चीज, वो ब्रांड आना शुरू हो जाएगा आपके सामने। एक्चुअली दे कैप्चर आवर वॉइसेस, आवर डाटा, आवर इंटरेस्ट, क्योंकि उन्होंने AI को फास्ट बनाना। जितने ज्यादा लोगों का डाटा मिलेगा उतना ज्यादा उनका AI अच्छी रिकमेंडेशंस, अच्छी मार्केटिंग, अच्छी एडवर्टाइजमेंट्स कर सकेगा। जहांगीर साहब, ये तो एक बिल्कुल डिफरेंट वर्ल्ड है जिसमें हम रह रहे हैं। ये पैरेलल वर्ल्ड का जो वर्ड यूज किया जाता है, ये मेरा ख्याल सोशल मीडिया जो एक पैरेलल वर्ड है हमारे इस अर्थ प्लैनेट से हटके। अच्छा, बेसिकली वही बात जो पहले भी की कि सोशल मीडिया पे अगर आप कहीं भी इंटर हो चुके हैं तो आपके, वो कहते हैं ना कि वापसी का रास्ता नहीं है, तो आपकी सारी चीज़ें उनके पास जा चुका है डाटा। अगर आप कहेंगे मैं डाटा को मेरे पास ही है, मेरे मोबाइल में ही है, तो ये खुश फहमी और खाम ख्याली है। आपका डाटा एक बार जिस ऐप में आप चले गए वो उनके पास चला गया, चाहे वो एक दिन बाद डिलीट हो गया, चाहे डिलीट फॉर ऑल हो गया, वो आपसे डिलीट हुआ है, लेकिन उनके जो बैकअप सर्वर्स वगैरह है वहाँ से डिलीट नहीं हुआ। आपकी कोई भी चीज़ जो इस मोबाइल से कनेक्ट हो गई वो वापसी नहीं है उसकी, वो आगे कहीं चली गई है और उस दुनिया में चली गई है जिस दुनिया में आप रियलिटी में नहीं जा सकते। तो उसको एथिकल हैकिंग की बात करें तो बहुत कम लोग हैं, हैकर्स ज़्यादा है और कोशिश करते हैं लोग। आपने देखा होगा कि फ्रॉड और इस तरह से वो इतनी ज़्यादा, जैसे हमारे यहाँ वो मज़हब को भी इस्तेमाल करके जी इस लिंक को 10 लोगों को शेयर करें, ये होगा वो होगा। तो ये टैक्टिक्स मुख्तलिफ लोगों पे होते हैं, यूथ पे, फीमेल पे, मुख्तलिफ उनको लालच दे देकर लिंक्स भेजे जाते हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि क्रेडिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको चीज़
क्रेडिबल सोर्स से आई है, सिर्फ उसको ओपन करें, सिर्फ उसी को बिल्कुल ये चीजें अगर हम करेंगे तो बहुत सारे इश्यूज से जो है वो बच सकते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन जैसा कि आपको पता है कि हमारा सेकंड हाफ स्टार्ट हो चुका है और सेकंड हाफ के स्टार्ट पे हमारी कोशिश होती है कि आपको एशिया खुरनोश की कीमतों के हवाले से सबसे पहले आगाह किया जाए और मार्केट कमेटी की तरफ से जो लिस्ट पब्लिश की जाती है और उसका कंपैरिजन भी लास्ट डे के साथ किया जाता है। क्या होंगे आज के रेट, देखेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट आज के भाव में। मोहम्मद बिलाल डोगरे हमारे साथ मौजूद होंगे। बिलाल बताइएगा क्या सूरत हाल है, मार्केट कमेटी की तरफ से जो लिस्ट पब्लिश की गई है उसके मुताबिक सब्जियों के फ्रूट्स के रेट्स क्या होंगे? जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज मंगल की रेट लिस्ट जो जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 10 रुपये सस्ता हुआ है, 575 से 565 रुपये किलो हुआ है। अंडे फार्मी 1 रुपये दर्जन महंगे होते हुए 283 से 284 रुपये दर्जन बुलंद तरीन सतह के ऊपर पहुंच चुके हैं। ऊपर मार्केट में 300 रुपये दर्जन से भी जायद फरोख्त हो रहे हैं। सब्जियों में बात करें तो उतार चढ़ाव है, जबकि आज फलों में भी उतार चढ़ाव बराबर का देखा जा रहा है। प्याज 5 रुपये सस्ता हुआ है, 60 से 55 का। टमाटर 5 रुपये महंगे हुए, 115 से 120 रुपये किलो, 130 से 135 रुपये किलो। अदरक थाईलैंड 10 रुपये महंगा हुआ है, 890 से 900 रुपये किलो। लीमू चाइना 5 रुपये सस्ता हुआ, 85 से 80 रुपये किलो। फूल गोभी 10 रुपये सस्ती हुई है, 170 से 160 रुपये किलो। बंद गोभी 10 रुपये सस्ती हुई है, 75 से 65 रुपये किलो। करेला 15 रुपये महंगा हुआ है, 110 से 125 रुपये किलो। घिया कद्दू 10 रुपये सस्ता हुआ, 95 से 85 रुपये किलो। खीरे 5 रुपये सस्ता हुए हैं, 95 से कम होते 90 रुपये किलो। शिमला मिर्च 10 रुपये महंगी हुई है, 180 से 190 रुपये किलो। सेब गाचा 5 रुपये सस्ता हुआ है, 180 से 175। केला 10 रुपये महंगा हुआ है, 160 से 170 रुपये दर्जन। अंगूर गोला 150 रुपये किलो पे बरकरार है। अंगूर सुंदर खानी 10 रुपये सस्ता हुआ है, 250 से 240। मीठा 25 रुपये सस्ता हुआ है, 150 से 125 रुपये किलो। दर्जन नाशपाती 5 रुपये महंगी हुई है, 130 से 140। आम चौंसा 10 रुपये सस्ता हुआ है, 150 से 140 रुपये किलो पे आज दस्तयाब है। हफ्ते का दूसरा रोज है। महंगाई का तूफान जो है आवाम को हर तरफ से घेरे हुए है। ये बुनियादी जरूरिया है, अशिया खुर्दोनोश है, जिनकी कीमतों के अंदर भी अगर रोज की बुनियाद के ऊपर देखें तो बढ़ता हुआ बढ़ावा जो है आवाम को घेरे हुए है। जी बिल्कुल ठीक कहा बिलाल आपने। महंगाई जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और इसकी वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। आगे बढ़ते हैं जनाब। नाज़रीन जैसा कि आपको पता है कि सेकंड हाफ में हमारे गेस्ट भी चेंज होते हैं, नए टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू होती है। आज ख़ास तौर पे हम तिब्ब नबवी और तिब्ब अंबिया के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पुराने दौर के अंदर किस तरह से लोग अपना इलाज मुआवजा जो है वो इस्लामी तालीमात के ज़रिए जो है वो करते थे, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी जड़ी बूटी किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। मुख्तलिफ बीमारियाँ जैसे आजकल के दौर में आपने देखा होगा आमतौर पे जो शुगर के पेशेंट्स हैं या फिर ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, हार्ट अटैक, किडनीज़ के बहुत सारे इश्यूज़ बनते हैं, पेट दर्द के, आंतों के मसाइल जो है वो बहुत सारे पाए जाते हैं, एलर्जीज़ मुख्तलिफ इक़साम की होती हैं। तो क्या ये पुराने दौर में भी थी, और अगर थी तो इनका इलाज मुआवजा इस्लामी तालीमात के मुताबिक जो है वो किस तरह से किया जाता था, ये तमाम तर सूरत हाल के हवाले से जानेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे। आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास गेस्ट जो स्पेशली कुम के इलाका ईरान से आज हमारे शो में जो हैं, उसनैन शराजी साहब को भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने आज इनको लाने के लिए मदद जो है वो हमारी की। तो मैं तारुफ करवा देता हूँ, डॉक्टर इलामा सैयद अरबाब अली मूसवी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि मारूफ इस्लामी स्कॉलर भी हैं और कुम के इलाका ईरान से जो है वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और आज ख़ास तौर पे तिब्ब अंबिया और इसके साथ साथ तिब्ब नबवी के हवाले से हम जो है वो गुफ्तगू करेंगे। लामा साहब वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर और आपका बहुत शुक्रिया कीमती वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले इसको ब्रीफ थोड़ा सा कीजिएगा लामा साहब कि ये तिब्बुल अंबिया और तिब्ब नबवी है क्या? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें लब कुशाई का मौका दिया और ये तमाम टीवी के जितने भी C41 के नुमाइंदगान हैं, काम करने वाली टीम है, इन सब ने बड़ी काविश की कि हम यहाँ पर आएँ, चूँकि हम साल में एक बार आते हैं ईरान से और पूरे पाकिस्तान में तिब्ब का दौरा करते हैं और लोगों को आशनाई देते हैं कि वो केमिकल दवाएं और केमिकल अद्वियात को छोड़ के खुदा की नेचर की तरफ बढ़ें।
جب بھی آپ خدا کی نیچر کی طرف بڑھیں گے، فطرت کی طرف بڑھیں گے، تو آپ بہت ساری مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ یہ آج کل دنیا کے اندر جو یہ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں بیماریوں کا ایک رجحان بڑھ چکا ہے، جس بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں وہاں پر آپ کو جگہ نہیں ملے گی، بیڈ نہیں ملے گا۔ علت کیا ہے؟ حالانکہ آج ہمارے ہاسپٹلس اچھی ہیں، آج ہمارے ڈاکٹرز اچھے ہیں، آج ہمارے پاس ہر ایک بیماری پر نہ جانے کتنی کتنی لیبارٹریز اور ٹیسٹس ہوتی ہیں، تو کیا وجہ ہے، کیا مشکل کہاں پر ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ٹھیک نہیں ہو رہے، روز بروز بیمار ہوتے جا رہے ہیں؟ اسی زمرے میں ہم نے کام کیا کہ طب انبیاء و اہل بیت کہ نبی جتنے بھی آئے، 1.25 لاکھ نبی جب اس دنیا میں آئے تو اس زمانے میں بھی ظاہر ہے ہر ایک زمانے کے حساب سے کوئی نہ کوئی وبا آئی، کوئی بیماریاں تھیں، مشکلات تھیں، یہی لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی تھی، یہ بالوں کا سفید ہونا تھا، مثلا قد کا بڑا نہ ہونا ہے، پیٹ وزن بڑھ جانا، پیٹ بڑھ جانا، اس طرح کے امثال جتنی بھی آج بیماریاں ہیں اس زمانے میں بھی تھی مگر کم رنگ میں تھیں۔ یا اگر 50 لوگ تھے تو اس میں سے کوئی 5 لوگ بیمار تھے، مگر آج کے زمانے میں اگر ہم کسی سوسائٹی میں دیکھیں اگر 50 لوگ ہیں تو آدھے سے زیادہ تو بیمار ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ ہم تو چونکہ کریا گھر گھر گلی گلی محلے مساجد میں جاتے ہیں، کہیں پر بھی اگر کوئی خطاب کر لیں تو شاید مجمع میں اگر کوئی 1000 2000 5000 کا مجمع ہو تو شاید کوئی شاد و نادر بندہ کوئی ایسا کہے کہ میں بیمار نہیں ہوں، ورنہ سب کے سب مریض ہیں۔ علت کیا ہے؟ حالانکہ اتنے ہم ماڈرن ہوتے جا رہے ہیں، اتنے ہماری سوسائٹیز اچھی ہوتی جا رہی ہیں، غذا ہماری اچھی ہوتی جا رہی ہے، دوائیں اچھی ہو گئی ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے دین سے دوری، اللہ کی فطرت سے روگردانی۔ اللہ نے رات کو سونے کے لیے رکھا، ہم نے رات کو جاگنے کے لیے رکھ دیا ہے۔ دن کو ہمیں کام کرنا ہے، کس ٹائم اٹھنا ہے، رات کے کس پہر اٹھنا ہے، جس پہر اللہ فرماتا ہے کہ رات کے جس پہر میں اٹھیں، ہم اسی وقت سونے کا پلان تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم فطرت سے روگردانی کریں گے تو مشکلات کا شکار ہوں گے، چونکہ فطرت کے اندر رحم نہیں ہے۔ جب بھی آپ مثال کے طور پر، نعوذ باللہ ہم تو مسلمان ہیں، سب کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرتا ہوگا، کوئی اگر شراب پیے گا تو اس کے گردے فیل ہوں گے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں یہ عمل کروں گا تو میرے گردے بچ جائیں گے، نہیں، فطرت کے اندر کوئی رحم نہیں ہے۔ آپ اگر رات کو مثلا روایات میں ملتا ہے کہ بیٹھ کے پانی پیئیں، نہیں پیئیں گے تو مشکلات کا شکار ہوں گے، آپ کا ہاضمہ خراب ہوگا۔ دن میں آپ نے کھڑے ہو کے پانی پینا ہے، اگر بیٹھ کے پیئیں گے تو مشکلات ہوں گی۔ کسی نے مجھ سے پوچھا ایسا کیوں کہ رات کو کیا فلسفہ ہو سکتا ہے، کیا حکمت ہو سکتی ہے کہ رات کو جو ہے پانی بیٹھ کے پئیں اور دن کو کھڑے ہو کے پئیں؟ ایک کلی طور پر ایک فلسفہ، عمومی طور پر بھی اگر دیکھیں آپ، جب بھی کچھ افراد سمندر کے کبھی کسی کنارے جائیں تو رات کے ٹائم وہاں پہ کھڑی ہوئی جو گارڈ ہوتے ہیں وہ ہٹا دیتے ہیں لوگوں کو کہ یہاں سے چلے جائیں، چونکہ رات میں پانی اوپر آ جاتا ہے اور دن جیسے سورج ابھرتا ہے تو یہ پانی واپس بیک پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو یہی ایک فلسفہ ہے کہ چونکہ دن میں سورج جب اپنے آب و تاب کے طرح چمک رہا ہوتا ہے، اس وقت جو ہمارے پاس ایٹماسفیرک پریشرز ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں، اور رات کے ٹائم چونکہ کشش ثقل صرف چاند کی ہمیں کھینچ رہی ہوتی ہے تو وہاں اس وقت ایٹماسفیرک پریشر فرق کرتا ہے۔ تو جب انسان رات میں کھڑے ہو کے پانی پیے گا تو یہ پانی ہلکا ہو کر اوپر کی طرف آئے گا، معدہ خراب کر دے گا، ڈسٹرب ہو جائے گا انسان۔ اور دن میں بیٹھ کے پینا ہے چونکہ اس وقت کے ایٹماسفیرک پریشر، دن میں آپ کھڑے ہو کر پی سکتے ہیں، بیٹھ کے پی سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں کرتا، مگر رات میں ضروری ہے کہ انسان صرف بیٹھ کے پانی پیے۔ تو یہ ایک اسلامک کلچر ہے۔ ہم جب بھی اسلامک کلچر کی روگردانی کرتے ہیں تو مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ تو بس یہی اسی زمرے میں ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو آشنائی دیں کہ یہ 1.25 لاکھ نبی جب اس دنیا میں آئے تو نہ کوئی ہاسپٹل تھی، نہ کوئی لیبارٹریز تھی، نہ کوئی ڈاکٹرز تھے، تو بس پھر یہ کیسے ٹھیک ہوتے تھے؟ تو جس طریقے سے وہ نبی ٹھیک ہوتے تھے بس ہم نے بھی وہی کام کرنا ہے کہ لوگوں کو وہ چیزیں گائیڈ کرنی ہے، وہ نیچرل فینومنا بتانا ہے۔ مثلا آج کل دیکھیں بڑھتی ہوئی بیماریاں، ویکسینیشن، آپ کو مطلب بچہ پیدا نہیں ہوتا 2 سال تک ویکسینیشن ہی کرائی جا رہی ہوتی ہے، آج اس چیز کے ٹیکے لگنے، کل اس چیز کے لگنے، پرسوں اس چیز کے لگنے، مگر یہ ویکسینیشن کا اسٹارٹ کب سے ہوا؟ یہ 50 سال 100 سال
थोड़ा सा और मजीद इससे पीछे पहले कैसे रहते इससे पहले सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर ये वैक्सीनेशन है, आज हमें कहा जाता है कि ना लगाएं तो मर जाएंगे, तो फिर पहले वाले लोग जिंदा कैसे रहे? आज आप मतलब शुगर और ब्लड प्रेशर के लिए जो जदीद मेडिकल ने कुछ अद्वियात रख दी हैं कि ये आप यूज करेंगे तो जिंदा रहेंगे, नहीं करेंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे, तो आया यही ब्लड प्रेशर और शुगर के अफराद जो आज से पहले जिंदगी करते थे, 40 साल पहले, 50 साल, ये तो शुगर और ब्लड प्रेशर सदियों की बात नहीं है, सालों की बात है। 30-40 साल पहले आप अपने वालिदैन से अगर पूछें, मसलन हमारे वालिदैन बताते हैं कि हम ये नाम तक भी नहीं सुनते थे, मगर आज के जमाने में कोई घर ऐसा नहीं है कि जहां पर ब्लड प्रेशर शुगर के मरीज ना हो, मगर उसमें बरअक्स गाइडलाइन दी जाती है तिब्बे जदीद से। चूंकि तिब्बे जदीद इस्लामिक नहीं है, यूरोप से एडॉप्ट की है हमने, जो कुछ वहां से गाइडलाइन मिलती है, यहां के डॉक्टर्स हजरात वही चीजें आगे लोगों को बता रहे होते हैं। चूंकि मैं खुद एक फिजियोलॉजिस्ट हूं, मैंने बीएस फिजियोलॉजी किया है 2007 में कराची यूनिवर्सिटी से। मैं फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी यानी टोटली स्टडी अबाउट ह्यूमन बॉडी। जो हमारे साथ एक कॉलर भी है, कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं और कहां से? मैं नवाज बात कर रहा हूँ मीना टाउन से। जी नवाज साहब, पूछिए क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि मेरे जिस्म में ना थकावट बहुत होती है। जी जी, इसके बारे में पूछना चाहता हूँ। जी बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। तो जनाब, जिस्म में थकावट, इनका कहना है कि जब मैं काम कर रहा होता हूँ उस वक्त जिस्म में थकावट ओवर हो जाती है। मतलब आम दिनों में जिस तरह होना चाहिए कि नॉर्मल काम कर लिया, थकता नहीं है बंदा, घर आ जाता है, लेकिन इनकी थकावट बहुत ज्यादा होती है। उसकी वजूहात क्या हो सकती है? देखें जी, इसके लिए बहुत आसान है। एक तो हम अपना जो ग़िज़ा का शेड्यूल है ना, वो हम आजकल मसनूई ग़िज़ाएं खाते हैं। मसनूई ग़िज़ाओं से मतलब ये है कि हम जो अल्लाह ने फ्रूट बनाया उसका जूस पिए, उसकी जगह पर हम कोल्ड ड्रिंक जाके पिएंगे। अल्लाह ने नेचुरल वे में जो ग़िज़ाएं बनाई, हम उनको छोड़ के फास्ट फूड की तरफ जाते हैं। पिज़्ज़ा बर्गर पे, पिज़्ज़ा बर्गर, पास्ता, इस तरह की मिसाल जितनी भी चीज़ें हैं, जब हम इस फास्ट फूड की तरफ जाएंगे तो वो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी तो पैदा नहीं करेंगे, हत्ता कि अल्लाह ने इन केमिकल्स को हमारी बॉडी के लिए बनाया ही नहीं है। जब नहीं बनाया तो हमारी बॉडी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मसलन मैं अगर आम का जूस पीऊँगा तो क्या होगा, वो मेरे ब्लड के अंदर भी शामिल होगा, उससे मेरा जिस्म भी बनेगा, उससे थकावट भी दूर होगी। मगर उसकी जगह पे मैं अगर कोल्ड ड्रिंक जाके पीता हूं तो कोल्ड ड्रिंक बनी नहीं है मेरे जिस्म के लिए, वो बनाई गई है, वो बनाई गई है करने के तो वो जैसे ही जाएगी मैदे के अंदर तो हमारी बॉडी खून के अंदर नहीं जाएगी, वो डायरेक्ट, चूंकि अल्लाह ने ऐसे रिसेप्टर रखे हैं हमारी बॉडी के अंदर। जिस तरह आप देखें ना, आजकल बहुत सारी सी जदीद गाड़ियां भी निकली हैं, सिर्फ आप कहें सनरूफ ओपन हो जाए तो वो ओपन हो जाती है, ठीक है, कोई स्पीड ब्रेकर आ जाए तो ऑटोमेटिक वो उसको ब्रेक लग जाते हैं गाड़ी को, जगह खाली है तो वो खुद ब खुद स्पीड पकड़ती है, कोई शख्स आगे से आ जाए तो फौरन रुक जाती है। मतलब इतने सेंसर्स लगाए गए हैं हमारी बॉडी में, लाखों सेंसर्स हैं, और वो सेंसर जो हैं वो नेचुरल चीजों को तो डिटेक्ट कर लेते हैं, अननेचुरल चीजें डिटेक्ट नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर हमारा वीआईपी प्रोटोकॉल जब जाता है तो वो तमाम कानून की धज्जियां तोड़ता हुआ जाता है। मतलब ना उनके लिए कोई सिग्नल की वैल्यू है, ना उनके लिए आवाम की वैल्यू है, वो थ्रू चला जाएगा। मगर जहां पर आम आवाम होगी तो क्या होगा, वो एक एक चीज का ख्याल रखते जाए, क्योंकि वो सारी चीजें हमारे लिए बनी है, आवाम के लिए बनी है ना, ये सिग्नल आवाम के लिए बना है। लेकिन प्रोटोकॉल की वजह से नुकसान बहुत सारे जो रुके होते हैं ना उनको होता है, यही हम कह रहे हैं। तो ये जो चीजें हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक भी उस वीआईपी प्रोटोकॉल की तरह डायरेक्ट हमारे मैदों और आंतों और खून के अंदर शामिल हो जाती है और वो नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि वो इंसान के लिए बनी नहीं। मगर जब हम जूस पिएंगे उसकी जगह पर, तो वो क्या है कि हमारे तमाम सेंसर्स उसको जानते हैं, क्योंकि अल्लाह ने पहले से उसको गाइड कर रखा हुआ, वो जानते हैं कि किस चीज को ब्लड के अंदर अभी जाना है और किस चीज को नहीं जाना। वो उसको रोक के रखेंगे जब जिस वक्त जरूरत होगी। चूंकि हमारा जो लिवर है ये एक स्टोर रूम है, और स्टोर रूम क्या करता है कि आपके ग्लूकोज को, आपके शुगर को, आपके साल्ट को, आपकी दूसरी तमाम चीज़ों को, जिस जिस चीज़ की हमें ज़रूरत अभी नहीं है वो स्टोर करके रख देता है। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी तो ये लिवर सीक्रेट करना शुरू करता है उन चीज़ों को,
मगर ये जो कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो लिवर कोई काम नहीं करेगा, लिवर के अंदर कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो इन चीजों को स्टोर करके रखे और फिर वक्त के दौर वो फौरी तौर पर ब्लड में जाके नुकसान पहुंचाती हैं। तो इंसान की थकावट की सबसे मेन वजह यह है कि वो अल्लाह की बनाई हुई चीजें नहीं खाता, बंदे की बनाई हुई चीजें खाता है। अगर ये काम सिर्फ एक करें और एक वक्त पर जो खुदा ने हुक्म दिया है, जिस टाइम उठना है और जिस टाइम सोना है, अगर इन दो चीजों को फॉलो कर ले, न जाने कितनी बीमारियां, न फकत इन बिरादर से, जितने भी मेरे सुनने वाले इस वक्त नाजरीन हैं, सिर्फ ये दो चीजों को सिर्फ फॉलो करना शुरू कर दें, 50% बीमारियां उनकी खत्म हो जाएंगी। हमारे साथ जी एक कॉलर भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हनान साहिब, क्या हाल है जी आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। कौन साहब बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी मैं राना रियाज मिल्लत रोड से बात कर रहा हूँ। मुझे तकरीबन 3.5 साल हो गए हैं, राइट साइड का फालज हुआ है, तकरीबन वो 60% ठीक हुआ है। अभी थोड़ा बहुत चल फिर रहता हूँ लेकिन लंगड़ा कर, मोटरसाइकिल नहीं चलती। राइट साइड के हैंड की जो उनसी है ना वो गिरफ्त वो ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि मैं कौन सी ये अपना वर्जिश या कोई ऐसी अद्वियात देसी जो सी हैं अलामा साहब बता रहे हैं उनसे मुझे कोई अफादा हो सकता है? जी बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। ट्यून रखिएगा टीवी को। तो मैं लामा साहब से पूछता हूँ, लामा साहब फालिज का अटैक है और किस तरह से इसको दुरुस्त किया जा सकता है, कौन सी चीज़ों के इस्तेमाल? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बढ़ता जा रहा है ये मसला। लोग, मैं चूँकि तिब के दौरे पे जब मैं कराची से गिलगित बल्तिस्तान, फिर कश्मीर, फिर आपके पेशावर, पारा चनार, पाकिस्तान का कोई कोना नहीं होता कि मैं 2-2.5 महीने के अंदर ना जाऊं। मैं देखता हूं कि फालिज के मरीज इतने ज़्यादा हैं, या पार्किंसन के। इल्लत क्या है? इल्लत ये है कि वो कहते हैं बस हम सर्दी से गर्मी में गए थे या गर्मी से सर्दी में आए थे, या फला बीपी शूट हो गया था, शुगर बढ़ गई थी, शुगर लो हो गई थी। मसलन जैसे ही इनके प्रॉब्लम्स आती हैं बॉडी के अंदर तो इंसान समझ नहीं पाता कि क्यों आ रही हैं, और उनके आने की वजह यही चीज़ें हैं चूँकि हम ग़िज़ाएँ नेचुरल नहीं खाते। एक नेचुरल ग़िज़ा आपके चैनल के तवस्सुल से मैं बयान करूँगा। जितने भी हमारे इस तरह के मरीज़ हैं या जिनको औलाद नहीं हो रही, या जो कैंसर के पेशेंट हैं, न जाने कितने कैंसर के पेशेंट हमारी तिब्बे अंबिया व अहले बैत की दवाएं जो आयमा ने उस ज़माने में बयान फरमाई थी, वो उन्हीं नामों से हमने उनको बना के लोगों को देते भी हैं। तो एक चीज़ ऐसी है जो कि हम तिब्बे अहले बैत के हिसाब से नहीं, वो लोगों को बताते हैं ताकि वो कहीं से भी लें, ठीक है? वो क्या चीज़ है? एक रॉयल जेली, प्रोपोलिस, बी पोलिन, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं। ये कहाँ से बनती हैं और कहाँ से मिलती हैं? जो शहद का छत्ता है, इस छत्ते के अंदर एक उसकी मलका होती है। मलका जो शहद बनाती है, जो जितने भी छोटे छोटे से खाने होते हैं पूरे उसके शहद के छत्ते में, तो जो बीच में एक खाना होता है वो होता है मलका का। वो मलका जो शहद बनाती है उसे कहते हैं रॉयल जेली। और जो छत्ता स्टार्ट होता है वहीं से होता है। जितने भी उनके बच्चे होते हैं अंडे देते हैं, और वो बच्चे जाकर वो माँ का बना हुआ रॉयल जेली को खाते हैं तो उनकी ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाती है, वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। वो छत्ता फौरी तौर पर इतना ज़्यादा बड़ा जो हो जाता है, उसकी इल्लत यही है। तो ये खाने से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी वीकनेसेस हैं वो सब की सब दूर हो जाती हैं। और ये फालिज का होना ये कमज़ोरी की वजह से होता है, और जब ये कमज़ोरी दूर हो जाएगी तो ये मसला हमारा हल हो जाता है। दूसरी चीज़ प्रोपोलिस। प्रोपोलिस क्या है? वो भी शहद का छत्ता है कि 3 लेयर्स हैं, मीजोडर्म, एंडोडर्म और एक्सोडर्म, बाहर वाली। ये जो मीजोडर्म है, जो बीच वाली लेयर है, इसको कहते हैं प्रोपोलिस। प्रोपोलिस का काम यह है कि आपके जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल हैं उनको करीब नहीं आने देते शहद के लिए, करीब। मसलन आपने नहीं सुना होगा आज तक, ये पूरा चैनल पर हजारों लाखों लोग मुझे देख रहे हैं, किसी ने नहीं सुना होगा, कोई नहीं कह सकता कि शहद हमने उतारी खराब निकली या खराब हो गई थी। वजह क्या है? ये अल्लाह ने एहतमाम किया है, इस प्रोपोलिस की शीट उसको दे दी है, हत्ता सांप और बिच्छू भी उसके करीब नहीं जा सकते। और उस प्रोपोलिस शीट की वजह से अल्लाह ने उसको इस तरीके से महफूज रखा है कि अगर दर्जा हरारत 50 से भी क्रॉस कर जाए कभी भी वो शहद पिघलती नहीं है। और कहीं पर भी आप देखें, ऐसे हम गिलगित बल्तिस्तान जाते हैं या बहुत सारे स्कर्दू ऐसी जगहों पर जहां पर कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां 12 महीने ही बर्फ रहती है, मगर वहां के भी अगर किसी दरख्त से आप शहद को उतारें तो वो जमी हुई नहीं मिलेगी आपको।
وہ ہمیشہ جب بھی اس کو نکالیں گے تازی اسی طریقے سے پانی کی طرح وہ بہنا اس میں سے شروع ہو جائے گی. علت کیا ہے؟ یہ پروپولس کی شیٹ. پروپولس کی شیٹ کے لیے میں چونکہ ایک خود فزیولوجسٹ بھی ہوں, چونکہ اچھا تیسری چیز کے حوالے سے بھی میں جاننا چاہوں گا, لیکن بریک کا وقت ہو گیا, ہم بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو اسے کریں گے. ناظرین چھوٹی سی بریک, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا ہے. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ علامہ سید ارباب صاحب موجود ہیں اور بڑی زبردست سیشن آج ان کے ساتھ جا رہا ہے. تو علامہ صاحب, بہت سارے لوگوں کو اگر دیکھا جائے شوگر اور بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو جاتا ہے, اور یہ دیکھا جاتا ہے اکثر اب 30 سال کی عمر میں یہ لاحق ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ ہوتا تھا نا کہ پہلے 50 سے اوپر جائیں, 60 سے اوپر جائیں, پھر سوچتے کہ شاید یہ اب بیماری ہو جائے, لیکن اب تو جوانی میں یہ بیماریاں, ایون بچوں کو شوگر ہونا شروع ہو گئی. جی, اس کا حل ہی بتا دیں کوئی. دیکھیں اصل میں کیا ہے کہ کچھ بیماریاں ہمارے پاس چونکہ برٹش لا چلتا ہے, اور کچھ بیماریاں ایسی ہیں شاید 18 یا 36 جن کے بارے میں آپ کلی طور پر کہیں کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس اس کا علاج ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ بینڈ ہو جائیں گے. علت کیا ہے؟ علت یہ ہے کہ یہ بیماریاں, زیادہ تر بیماریاں ایسی ہیں جو کہ ہم پر مسلط کی گئی ہیں. ہم غلام زندگی کرتے ہیں, ہم ابھی بھی غلام ہیں, ہم آزاد زندگی نہیں کرتے. جیسے جہاں سے گائیڈ لائن ملتی ہے اس کے نتیجے میں ہم اس طریقے سے اس گائیڈ لائن پہ چل رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو بلڈ پریشر اور شوگر ہے, اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ آج کل تو آم کا سیزن چلے ہیں, ابھی اینڈ پر پہنچ گیا ہے. جتنے بھی فروٹس ہیں, اگر ان فروٹس کو, مثلا آم زیادہ میٹھا ہے, انگور زیادہ میٹھے ہیں, چیکو, بنانا, یہ جو چیزیں میٹھی ہیں, اگر کوئی شوگر کا پیشنٹ اور بی پی کا پیشنٹ انہیں کھانا شروع کرے دن میں کم از کم 1 کلو, تو ان کی شوگر اور بلڈ پریشر 10, 15, 20 دن کے اندر ختم ہو جائیں گی. یعنی یہ کھانے سے یہ کھانے ہوگی. جو جتنا زیادہ میٹھا پھل ہوگا اتنی جلدی میں آپ کی جو ہے شوگر کو کم کرے گا. علامہ صاحب وہ کس طرح سے, کیا ہاں, یہ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے. میں ایک راولپنڈی میں ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے سامنے بھی یہ چیز رکھ چکا ہوں اور وہاں پر ثابت بھی کر چکا ہوں, اور اگر خدا نے کبھی موقع دیا تو آپ کے اس چینل سے یہاں پر بھی ثابت ہم کر سکتے ہیں. دیکھیں ہر فروٹ کے اندر جو ظاہر ایک ٹی وی چینل پر, ہم نیشنل چینل پر ایک بات کر رہے ہیں تو اتھینٹک ہے ساری. ہر فروٹ کے اندر 5 چیزیں اللہ نے خلق کی ہیں. ایک گلوکوز, ہم چونکہ ہماری باڈی کے اندر جب گلوکوز کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو اسی کو شوگر کہتے ہیں. ہمارے میٹھے کو شوگر نہیں کہا جاتا, گلوکوز کی مقدار زیادہ کھاتے ہیں وہ گلوکوز میں کنورٹ ہو جاتا ہے. لازمی نہیں ہے, کاربوہائیڈریٹ سے چیزیں آگے جاتی ہیں. تو مثلا آپ کے جو روٹی ہے, گندم کی روٹی, اس کے اندر گلوکوز کی مقدار اتنی ہے کہ ایک طرف آپ 4-5 چمچے چینی کے ایک گلاس میں حل کر کے پئیں اور ادھر سے ایک روٹی کھائیں. حالانکہ روٹی میٹھی نہیں ہے, بس ہماری شوگر کا تعلق مٹھاس سے نہیں ہے, گلوکوز سے ہے. یہی وجہ ہے کہ آج تک آپ نے جس سے ٹیسٹ کرتے ہیں وہ گلوکو میٹر سے چیک کرتے ہیں, شوگر میٹر سے کبھی بھی آپ نے اپنی شوگر چیک نہیں کرتے. تو علت کیا ہے؟ گلوکو میٹر سے چیک کرنے, کیونکہ ہم صرف گلوکوز کو چیک کرتے ہیں. تو تمام تقریباً آج کل ہماری ایجوکیشنل سسٹم اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ آج کل تو ویسے موبائل نے اور ملٹی میڈیا نے اتنا اسٹینڈرڈائز کر دیا ہے بچوں کو بھی کہ وہ ہر کسی کے پاس موبائل ہے. گوگل پہ سرچ کر لیں, جو بھی چیز کھا رہے ہیں اس کھانے سے پہلے چیک کریں کہ یہ جو چیز میں کھا رہا ہوں اس کے اندر گلوکوز کی مقدار کتنی ہے. تو جس چیز کے اندر گلوکوز زیادہ ہو اس کو ترک کر دیں, اور جس چیز کے اندر گلوکوز کی مقدار کم ہو اسے کھا لیں, بھلے میٹھی کیوں نہ ہو. آم کے اندر گلوکوز کی مقدار بہت کم ہے, زیادہ تر کیا ہے؟ فرکٹوز کی مقدار. چونکہ ہر فروٹ کے اندر اللہ رب العزت نے 5 چیزوں کو ڈالا ہے, گلوکوز, فرکٹوز, مالٹوز, سکروز اور لیکٹوز. یہ 5 چیزیں. فرکٹوز بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے. فرکٹوز ایک ایسا عنصر ہے جو ہمارے باڈی میں جا کر خون کے اندر حل ہی نہیں ہوتی. الٹا آپ کی شوگر میں ودن 5 منٹ کے اندر میں, اگر میرا ابھی آپ بلڈ لیں, میری شوگر مثلا آئے گی مثال کے طور پہ 150, مجھے آم کے رس کا 1 گلاس پلائیں اور پھر اب 5 منٹ کے بعد میری شوگر چیک کریں گے تو 150 جو آئی تھی پہلے اب آئے گی 120, 110. فوری آم کا رس جو ہے میری شوگر کو کم کرے گا نہ کہ بڑھائے گا. ٹھیک ہے, ہمیں اس چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم
अगर एजुकेशन में हम तरक्की कर रहे हैं तो फिर उसे इस्तेफादा क्यों नहीं कर रहे हैं? जी लामा साहब, वही आप बता रहे थे ना, फ्रुक्टोज हल नहीं होगा, हल नहीं होता तो किस तरह से वो कम शुगर कैसे कम करें? हाँ देखिए, कैसे, अगर एक कप चाय हो, एक कप चाय के अंदर आप दूध की मिकदार बढ़ा दें, पानी की मिकदार बढ़ा दें, तो जितना भी वो मीठा था कम हो जाएगा ना, मीठा ऑटोमेटिकली, मीठा जितनी मीठी थी वो कम हो जाएगी। यहाँ अगर आपने सालन के अंदर नमक ज्यादा डाल दिया तो थोड़ा सा 2 गिलास पानी डाल देंगे, तो 2 गिलास पानी में तो नमक नहीं था, तो कुल्ली तौर पर एक देगची के अंदर आपके नमक की मिकदार कम हो जाएगी। ये नेचुरल फेनोमेना है। इसी तरीके से जब हम वो आम के रस को लेंगे या खुद आम को खाएंगे तो फ्रक्टोज की मिकदार बढ़ जाएगी, तो ग्लूकोज की मिकदार ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। समझ रहे? तो ये चूंकि हल नहीं हो रहा वहां पर और एक मिठास भी अंदर जा रही, तो हमारे बॉडी को एनर्जी मिलेगी। चूंकि जितने भी शुगर के पेशेंट हैं वो जब ये चीजों से दूर होते जाते हैं तो उनकी कभी भी शुगर खत्म नहीं होगी। चलें, इस पे हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा बात कर रही हैं और कहाँ से? जी मैं चिन्नौर से बात कर रही हूँ। ये जो 41 पर आए हैं ना, जी जी, सर आप पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? जी मैंने ये पूछना है कि मैंने ना किसी हकीम की दवाई खाई है, एक तो मुझे उसकी वजह से ना बवासीर का मसला बन गया, बवासीर अब बाकी मौके वाली बन गई है। ठीक है, हेलो जी जी, शबाना साहिबा आपका सवाल सुन रहे हैं। अच्छा, और दूसरा भाई, मैं ना सुबह को उठकर फजर की नमाज पढ़ती हूँ ना, तो नमाज पढ़ने के बाद ना एकदम से पता नहीं मेरे साथ कुछ इस तरह हो रहा है पिछले मुहर्रम से, तो ना ये वो हो जाता है एकदम से ना, मेरा दिमाग सुन्न हो जाता है और इतना शदीद चक्कर आते हैं जैसे कि मुझे पकड़ के घुमा रहा है और मेरा ना दिल डूबने लगता है, उसके घबराहट बेचैनी जी शबाना साहब, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। ये कमजोरी से रिलेटेड गालबन या एक तो ये कि इन्होंने कहा कि हमने किसी हकीम की कोई दवा खाई, उनसे इनको जो है बवासीर का मसला हो गया। बवासीर का मसला फौरी तौर पर नहीं होता, ये सालों से बनने वाली बीमारी है जो कि अंदर में होती है और किसी वक्त में आके जाहिर हो जाती है। और ये होती क्यों है? जब इंसान का स्टमक प्रॉपर काम नहीं कर रहा। चूंकि स्टमक की ऐसा सिलसिला है कि हमारे स्टमक की जो वॉल है वो म्यूकस मेम्ब्रेन उसे कहते हैं, और म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस को रिलीज करती है, वो एसिड है। और जो भी चीज़ हम खाते हैं वो पहले एसिड उन चीज़ों को तोड़ मोड़ के छोटा करके आगे भेजता है। फिर अल्लाह ने थोड़ा सा आगे गॉल ब्लैडर रखा है। गॉल ब्लैडर क्या है कि बाइल डक्ट के जरिए से बाइल जूस को सीक्रेट करता है। बाइल जूस बेसिडिक होता है, यहां से जो एसिडिक गिजा हमारी स्टमक से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ती है, फौरी तौर पर बाइल जूस जो है उनके ऊपर पड़ता है। जिस तरह ये कहें कि आग के ऊपर पानी पड़ जाए तो वो ठंडी पड़ जाती है। चूंकि आगे स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी क्या है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन से नहीं बनी होती, वरना वो जल जाएगी। तो यही वजह है कि हम लोगों को कहते हैं कि आप गॉल ब्लैडर का कभी भी ऑपरेट ना कराएं। हमारे पास तिब्ब नबवी के अंदर ऐसी दवाएं मौजूद हैं जिनके इस्तेमाल से ये जो गॉल ब्लैडर का स्टोन है ये डाइल्यूट हो जाता है कुछ ही अरसे में। फौरी तौर पर नहीं होता, पहले स्टक होता है और फिर एक अरसे के बाद वो डाइल्यूट हो जाता है और इंसान का पित्ता महफूज हो जाता है। फिर जब पित्ता महफूज होगा तो फिर क्या होगा कि वो गिजाएं क्या होती हैं आगे, मतलब आपके सीने में जलन नहीं रहेगी। होता ऐसा है कि जिनका भी पित्ता रिमूव कर दिया जाए गॉल ब्लैडर, फिर उनको हमेशा खट्टी मसलन डकारें आएंगी, उनकी सीना जल रहा होगा। क्योंकि आगे ये जो एसिडिक चीजें निकल रही हैं, आगे जो है कोई बेस उनको बनाने के लिए है ही नहीं, बेसिटिक जो जूस है वो नहीं आ रहा। और ये एक तो ये वजह। दूसरी वजह यह है कि लोगों के हाजमा ठीक नहीं रहता, तो जो हमारा स्टूल है वो हमारी आंतों में पड़ा रहता है, या हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां पर 2 किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, साल्मोनीला टाइफी और एस्क्रीडिया कुलाई। वो क्या करते हैं, हमारी तमाम गिजाओं को स्टूल में तब्दील कर देते हैं। मगर जब वो प्रॉपर काम ना कर रहे हों तो क्या होता है कि वो स्टूल जिस तरह का भी बना है बॉडी के अंदर, वो इसका इलाज क्या है? इलाज? हाँ, उसका ये है कि देखें, सबसे पहले आपने इसके अंदर फ्रूट्स और सब्जियां जो सैलेड हम खाते हैं, जितना कच्चा खा सकते हैं वो खाएं। बिल्कुल खाएं। हमारे साथ एक और कॉलर भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन सा बात कर रहे हैं और कहां से? पुरियावाला से कर रहा हूँ बात। जुल्फ़ार मेरा नाम है, एज 60 साल है। जी जी जुल्फ़ार साहब पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? सवाल क्या है आपका? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा नीचे वाला
जो बीपी है ना वो हाई होता है। बीपी हाई हो रहा है आपका, ठीक है ठीक। जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। बीपी का इशू है जी। इन्होंने बात की कि मेरा नीचे वाला बीपी लो हो रहा है या हाई हो रहा है। हम नीचे वाला उमूमी जो हमारे यहाँ तासुर पाया जाता है, टांगों वाले हिस्से को कहते हैं नीचे वाला ब्लड प्रेशर, नहीं और सर वाले को कहते हैं ऊपर वाला। ऐसा नहीं, जो हमारा सिस्टोल और डायस्टोल हमारे दिल की धड़कन है, दिल का सुकड़ना और उसका फैलना, इसके एक चक्कर को जो है हम सुकड़ने को कहते हैं जो है ऊपर वाला बीपी, और उसका जो है कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं नीचे वाला बीपी। मसलन ये दोनों दिल के जो 4 खाने हैं, वेंट्रिकल और ऑरिकल। तो क्या होता है कि जब इंसान के अंदर कमजोरी आ जाए तो ये जो फट्टे हैं दिल के प्रॉपर काम नहीं करते। जो दिल की धड़कन है जो कि 1 मिनट के अंदर 72 टाइम उसको जो है धड़कना चाहिए, वो उसकी जगह पर 50 मरतबा टाइम जो है धड़क रही होती है। अगर ज्यादा धड़केगी तो बीपी हाई होगा और कम धड़केगी तो बीपी लो होगा। ठीक है, अब हमें इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सुबह को उठ के अगर हम प्रॉपर जिस टाइम पे अल्लाह ने कहा नमाज फजर से पहले नमाज शब के लिए उठें और उससे लेकर सूरज उभरने तक ना सोएं, ये दिल का आर्जा जो है आपका फौरी तौर पर कुछ ही दिनों के अंदर खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। दिल के जो ऑर्गन्स हैं, जो मसल्स हैं, वो प्रॉपर काम करना शुरू कर देंगे, धड़कना शुरू कर देंगे। और साथ में वो ग़िज़ाओं का एहतियात करना है, सब्जियां और फ्रूट लेनी है। तो बहुत ही आसानी से लोग जो है अपने ब्लड प्रेशर, सिर्फ ये जो सब्जी और फ्रूट्स हैं, हम एक डाइट प्लान अक्सर लोगों को देते हैं अपने वज़न के मुताबिक। मसलन एक बंदे का वज़न है 80 किलो, तो उसको 800 ग्राम सब्जियां लेनी है, 400 ग्राम सब्जियां लेनी है, 800 ग्राम फ्रूट लेना है। जब सुबह उठे कोई चीज नहीं ले, सुबह को उठ के दोपहर 12 बजे तक सिर्फ उन्होंने क्या लेना है, 800 ग्राम, यानी 80 किलो था तो 800, 90 किलो होता तो 900 ग्राम, 800 ग्राम उन्होंने ले लिए फ्रूट्स के अंदर भी आम अगर खा रहे हैं तो आम की गुठली का वजन नहीं करेंगे, जो चीज का गूदा होगा उसका वजन, जो चीज खा रहे हैं हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। पहले छोटी सी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अल्लामा सईद अरबाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। अल्लामा साहब, बहुत सारे लोग जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं जिनको डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं आप बाईपास करवाएं, आप स्टंट डलवा लें या अल्टरनेट कोई भी तरीका, फिर भारी भरकम अद्वियात भी इस्तेमाल, उनके लिए कोई तरीका? देखें, सबसे पहले तो अगर हम तिब्बे नबवी की रोशनी में देखें तो पाक पैगंबर के ज़माने में कोई यहूदी किसी शख्स का ऑपरेट करके कोई इलाज करना चाहता था तो रसूलुल्लाह उन पर बरहम हुए और कहा कि आया मेरे रब को इतना पता न था कि एक शख्स जब अल्लाह ने एक बंदे को बनाया है तो इसको ठीक कैसे करना है, कि आप आएंगे उससे काट पीट करके और कोई बनाएंगे। तो ये तिब्बे अंबिया में काटने का कॉन्सेप्ट बहुत कम है। ठीक, तो ये जो बाईपास का ऑपरेशन है, देखिए हम जब बात करते हैं अगर तिब्बे नबवी के हवाले से तो शायद बहुत सारे लोग जो हैं उस पर एतमाद और यकीन बहुत कम रखते हैं, मगर आज जो मैं भी बात करने वाला हूँ ये सब बंदे अपने अपने मोबाइलों पर गूगल पर सर्च कर सकते हैं। बायलेटरल आर्टरीज का एक आर्टिकल छपा था 1998 के अंदर, डॉक्टर थे लुइस एंगीरो, इन्होंने एक आर्टिकल बताया। लैया से हमारे साथ एक कॉलर हैं, मैं आज चाहूंगा आपकी बात काट रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जितने लोग मुस्तफीद हो सके आपके होने से हो जाए। तो हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, क्या मसला है जी आपका, क्या सवाल है? लामा साहब सुन रहे हैं? मेरे घुटने दर्द है, घुटनों में डॉक्टर ने बताया कि खला है इसमें, घुटनों में। तो आप डॉक्टरों ने कहा कि इसका ऑपरेशन करवाएं, इसलिए मैंने फोन किया कि हकीम साहब को मुझे बता दें दवाई कोई। जनाब, मेदे का भी मसला है मुझे। जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अगला सवाल मेरा यही था, घुटनों से रिलेटेड। ठीक, मेदे का भी इशू है उनको और घुटनों में खला है उनका कहना है, डॉक्टर ऑपरेट का कह रहे हैं। हाँ, मैं दोनों का जवाब दे देता हूँ। तो पहला जो जवाब था कि आया ऑपरेट किया जाए या नहीं, देखिए अल्लाह ने हमारी जो रगें बनाई है ना, जाहिर रग ब्लॉक होती है तभी वो बाईपास ऑपरेट करते हैं या फिर जो है स्टंट लगाते हैं, हम दोनों के खिलाफ हैं। ये जो डॉक्टर बता रहा हूँ लुइस एंगीरो, इन्होंने 1998 के अंदर
ایک ریسرچ پیپر جو ہے شائع کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ اللہ نے ہر انسان کو بائیلیٹرل آرٹریز بھی دی ہیں. وہ بائیلیٹرل آرٹریز کیا کرتی ہیں؟ وہ ہمیشہ بند رہتی ہیں. مثلا وہ اسٹپنی کا کام کرتی ہیں. جس طرح ہم کوئی نئی گاڑی خریدیں تو 4 ٹائر تو اس کے ہوتے ہیں, ایک اسٹپنی کا ٹائر پیچھے رکھا ہوتا ہے, اس کو ہم استعمال نہیں کرتے جب تک کوئی پہلا ان 4 ٹائر میں سے کوئی ایک خراب نہ ہو جائے, پھٹ نہ جائے, ختم نہ ہو جائے, تب تک اسے استعمال نہیں کرتے. اسی طریقے سے یہ جو وینز ہیں, اس طرح کے آرٹریز ہیں, یہ ہماری باڈی کے اندر پڑی رہتی ہیں اور ایک وقت اور زمان آنے کے بعد وہ اوپن ہوتی ہیں. اور ان کو اوپن کرنے کے لیے کچھ ہمیں ایسی ادویات طب اہل بیت کی روشنی میں اور کچھ غذائیں دی جاتی ہیں جن کے ذریعے سے ان کی وہ بائیلیٹرل آرٹریز اوپن ہو جاتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی اگر آپ پاکستان کے ایک سٹی ہنزا کی بات کریں تو وہاں کے لوگ 100 سال کے بعد بھی وہ نارمل شادی کرتے ہیں. ان کی یہ ساری بائیلیٹرل آرٹریز اوپن ہو جاتی ہیں صرف ان کی غذاؤں سے. کون سی غذائیں؟ وہ جو کچھ کھاتے ہیں نیچرل کھاتے ہیں. وہ باہر سے بازار سے پروسیس شدہ غذاؤں کو استعمال نہیں کرتے ہیں. اور ان پر بھی ایک آرٹیکل چھپا تھا, دا چائنیز بک آف اسٹڈیز, یہ بھی آپ گوگل پہ سرچ کریں تو آ جائے گی. تو چائنا نے پوری دنیا کی پاپولیشن پر ریسرچ کی اور ان میں سے ان کو ایک پاکستان کا ایک شہر ملا جہاں پر لوگ مریض نہیں ملے ان کو, وہ سب کے سب ٹھیک تھے. تو جب انہوں نے اپنی بک میں اندر لکھا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک رہتے ہیں, تو پتہ چلا کہ یہ نیچرل چیزیں کھاتے ہیں, پروسیس شدہ غذا نہیں کھاتے. ٹھیک, اگر ہم یہ کام کریں کہ وہ نیچرل چیزیں کھائیں. اور بائیلیٹرل آرٹریز کو کھولنے کے لیے ہمارے طب اہل بیت میں ایک دوا ہے باز کنندے, وہ باز کر دیتی ہے, کھول دیتی ہے ہماری رگوں کو. حتیٰ یہ تو بہت بڑی رگیں ہیں دل والی, حتیٰ کہ آنکھوں کی پتلی رگیں بھی جو ہیں وہ ان کے اس دوا کے استعمال سے اوپن ہو جاتی ہیں. اور اگر میں لوگوں کے لیے صرف یہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر ہماری رگوں کو جوڑا جائے تو ان کی لمبائی بنتی ہے 60,000 مائل. مطلب اگر کوئی شخص زمین پر کرۂ ارض پر کھڑے ہو کر چاند پر اپنی یہ رگوں کو لے جائے اور پھر وہاں سے واپس آئے تو 7 چکر لگ جائیں. ٹھیک, اور اس پوری رگوں کے اندر یہ ہمارا خون گردش کر رہا ہوتا ہے. 1 منٹ کے اندر 5.04 لیٹر بلڈ جو ہے وہ گردش کرتا ہے ان رگوں سے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. ایشوز تو اتنے سارے ہیں کہ ون بائی ون اگر ہم گفتگو کریں گے تو وقت جو ہے وہ بہت لگ جائے گا, کیونکہ شو کا وقت آلموسٹ ختم ہو چکا ہے. اس لیے آپ کا بہت شکریہ, آپ اسپیشلی ایران سے جو ہے وہ ہمارے لیے وقت نکال کے یہاں پہ آئے. ہم بڑے خوش قسمت ہے کہ آپ کے ساتھ سیشن کرنے کا موقع ملا. تو یہاں پہ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان کو اجازت دیں, پھر ہوگی آپ سے ملاقات. تب تک کے لیے اللہ حافظ.